हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म और यूरोपीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मेरा ये जो वीडियो है बच्चे, ये है हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग के ऊपर। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ रहती हैं, जिससे हर एग्ज़ाम में आपको जनरली एक सवाल देखने को मिलता है। और अगर आप PYQ लगा रहे हो अपने हिमाचल जेईई के, तो आपको सवाल मिल जाएगा। एंड दैट वाज द डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। डेफिनेशन के ऊपर सवाल था और थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग था। तो चेक करेंगे कि किस तरह से आपने चीज़ों को ध्यान से याद रखना है और समझना भी है। सबसे बड़ी बात है कि ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही फिर आपको उनको अच्छे से याद करके रखना है। दिमाग के अंदर याद आपको रखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो उससे पहले अपने कंटेंट पे चलने से पहले अगेन जो बच्चे नए हैं, जो अभी जुड़े हैं या अभी जो मान लो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम इंजीनियर्स करियर पॉइंट या यूरोपीडिया का सब्सक्रिप्शन लें या ना लें, ऑफलाइन ऑनलाइन में हमें जाना है या नहीं जाना है, तो मैं एक बात बोल देता हूं बच्चे, आप प्रेपरेशन करना स्टार्ट करो। नो मैटर आप जहां से भी कर रहे हो, स्टार्ट करो प्रेपरेशन करना। 149 पोस्ट हैं, तैयारी करो अच्छे से। और जो भी आपकी कैटेगरी है, हर कैटेगरी में अच्छा पोस्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और अपना प्रेपरेशन करना शुरू करो। अगर आपने प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। तो उस प्रेपरेशन को चेक भी करना है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से ही हम टेस्ट सीरीज़ प्लान करेंगे। मैं रिसेंटली अभी कुछ टेस्ट बनाया भी हूँ, जो मैं देने वाला हूँ आप लोगों को बच्चे। तो जो पेड बैच में बच्चे हैं, उनको तो अभी रिसेंटली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी जुड़े नहीं हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, मोस्टली वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और किसी ना किसी स्टेट में आए हुए हैं या जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आउट ऑफ अगर आप 15 क्वेश्चन लगाते हो, तो आपको अपने एग्जाम में उनमें से आप 2 या 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। 149 जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। इसके लिए हमारा ये बैच हमने स्टार्ट किया है हिमाचल जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। तो अभी तक देखो सिलेबस डिफ़ाइन नहीं है। हाँ, हमें ये भी क्वारी आ रही थी कि सिलेबस डिफ़ाइन किया जाए, तो ठीक है, उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो अभी हम प्रोवाइड करेंगे कि सिलेबस टेंटेटिवली क्या रहेगा। जो मोस्टली सिलेबस रहता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस तो होते नहीं हैं। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स वही हैं। आपका जो GK है या आपका जो करंट अफेयर है, GS वाला पार्ट है, ठीक है, या रीजनिंग वाला पार्ट है, जो उसमें कुछ चेंजेस रहता है। दे विल हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में जानकारी, राइट। चलिए, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगा। ये देखो, हमें अच्छा लगा। अगर आप लोगों का कोई इस तरह का फीडबैक है, आपका कोई सुझाव है, तो वो बताएं हमें, वीडियो में कमेंट करें। हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी अपना क्वेरी या कमेंट डाल सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ पता करना है, ये कैसा रहेगा, इसका पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं, आप बच्चे उनको बताएँ, फिर हम उनके ऊपर वर्क करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो बच्चे सब्जेक्ट है वो है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अभी जो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक उठाया है वो है हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो बच्चे आपको पता है हर एग्ज़ाम में फाउंडेशन इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आपको इस टॉपिक से जनरली 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली आराम से आपको सवाल मिल जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ जेईई की, तो मैं बच्चे बता दूं, हिमाचल अगर आप जेईई जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जो HPPSC कंडक्ट करता है, अगर आप PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करोगे, तो यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो स्टेटमेंट है, लाइक अलाउएबल प्रेशर क्या होता है, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर क्या होता है, मतलब एक स्टेटमेंट के ऊपर सवाल था और स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया था ऑप्शन के अंदर। मतलब जो हमारी स्टेटमेंट होती है वही हमारे आंसर थे, लेकिन 2 स्टेटमेंट ऐसी थी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक पिक किया कि सो दैट आपको इसके ऊपर थोड़ा सा पकड़ बने और आराम से आपका यहाँ पे 1 नंबर कन्फर्म हो जाए। अच्छा, सबसे पहले देखो बच्चे, हमारा जो हेडिंग है वो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इंजीनियरिंग तो भाई आप लोगों ने किया ही है, सभी जानते हैं इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इसको तो मैं अभी नहीं इसके ऊपर कुछ बोल रहा हूँ। फाउंडेशन की बच्चे अगर हम बात करें, तो बीइंग एन सिविल इंजीनियर, बीइंग एन पर्सन, सिविल इंजीनियर तो छोड़ो, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन से भी पूछोगे कि फाउंडेशन क्या होता है बच्चे, तो वो भी बता देगा कि फाउंडेशन का मतलब ये होता है। तो अभी सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये मेरा कोई बिल्डिंग है बच्चे, ये मेरा कोई बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में मैं 2 चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ। एक है मेरा सुपर स्ट्रक्चर और एक है मेरा सब स्ट्रक्चर। बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ फिलहाल बच्चे। तो ग्राउंड सरफेस ये मेरा यहाँ पे है, ग्राउंड सरफेस यहाँ पे मैंने इसको बोलते हैं, मेरा ये GS है,
GS मतलब ग्राउंड सरफेस, राइट। इस तरह की हैचिंग कर रहे हैं तो मैं ये मान के चला हूँ यहाँ पे मेरा ग्राउंड सरफेस है। तो ग्राउंड सरफेस के नीचे के जो पोर्शन होता है बच्चे वो हमारा सब स्ट्रक्चर है, और ग्राउंड सरफेस के ऊपर वाला जो पोर्शन है बच्चे वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। और ये चीज़ वैलिड है हमारे बिल्डिंग्स के केस में, ब्रिजेस के केस में वैलिड नहीं है, क्योंकि ब्रिजेस के केस में ग्राउंड सरफेस से ऊपर अप टू सेंटर ऑफ बियरिंग तक हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, और बियरिंग के सेंटर से ऊपर जहाँ पे आपका गर्डर प्लेस होगा, क्रैश बैरियर लगेगा, तो वो आपका सुपर स्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक बिल्डिंग फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है बच्चे कि बिल्डिंग फाउंडेशन ही होता है, फाउंडेशन तो बहुत तरह का होता है। आप ब्रिजेस में बात करोगे तो उसका फाउंडेशन होगा, समझ रहे बात को। तो फाउंडेशन बेसिकली अगर मैं पूछूँ आपसे क्या होता है, तो बच्चे पहला जो आप आंसर करोगे तो आप सीधा बोलो फाउंडेशन सर सब स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। अगर मैं फाउंडेशन की बात करता हूँ, ये मेरा ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या है, ये ग्राउंड के नीचे मेरा यहाँ पे ये मेरा सब स्ट्रक्चर है। तो मेरा जो फाउंडेशन हो गया वो सब स्ट्रक्चर का एक पार्ट हो गया, और ये फाउंडेशन जितना भी लोड ये सुपर स्ट्रक्चर से आ रहा होगा, ये फाउंडेशन क्या करेगा बच्चे, जितना भी लोड ये सुपर स्ट्रक्चर से आ रहा होगा उसको सेफली नीचे बॉटम वाली जो सॉइल होगी बच्चे, जिसको हम बेस सॉइल बोलते हैं, उस बेस सॉइल के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देगा। समझे बात को। मतलब फाउंडेशन का काम क्या है, जो भी लोड सुपर स्ट्रक्चर का है या उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उनका लोड सेफली ट्रांसफ़र कर देना है सॉइल में, सो दैट मेरी सॉइल फेल ना हो, सॉइल फेल ना करे। अब बच्चे सॉइल सिर्फ दो ही तरीके से फेल करती है, तीसरा कोई भी तरीका नहीं है। सॉइल फेल इन 2 वेज, दो ही वे से सॉइल फेल करेगा बच्चे। अगर मैं यहाँ पे सॉइल फेलियर की बात करूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सॉइल दो ही तरह से फेल करेगा, एक सॉइल का बच्चे शेयर फेलियर होता है और एक सॉइल सेटलमेंट में फेल करता है, एक सॉइल सेटलमेंट में फेल करता है। अब सॉइल का शेयर फेलियर, इसमें बच्चे फाउंडेशन इंजीनियरिंग से पीछे बहुत सारे चैप्टर हैं हमारे सॉइल इंजीनियरिंग के, उसमें से एक शेयर स्ट्रेंथ वाला भी हमारा एक चैप्टर है। तो सॉइल की जब हम शेयर फेलियर की बात करते हैं तो सॉइल की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब स्लाइड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शेयर फेलियर बोलते हैं बेसिकली। और जो हमारा फेलियर प्लेन होता है, फेलियर प्लेन के ऊपर आप नॉर्मल स्ट्रेस भी ड्रॉ करते हो और अपना शेयर स्ट्रेस भी आप ड्रॉ करते हो बेसिकली, समझ रहे बात को। तो सॉइल का शेयर फेलियर होता है, और सॉइल जब सेटलमेंट में फेल करती है, आपने देखा होगा कई बार आपका जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, आप देखते हो कि उसके कॉर्नर में आपको क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं। तो सॉइल जिसके ऊपर आपका बिल्डिंग बना हुआ बच्चे, विथ पैसेज ऑफ टाइम उसमें कंसोलिडेशन होता रहता है। कॉम्पैक्शन तो हम कर देते हैं बेसिकली, लेकिन कंसोलिडेशन भी एक चैप्टर आता है जिसमें विद पैसेज ऑफ टाइम सॉइल का क्या होता रहता है, सॉइल का बच्चे कंसोलिडेशन होता रहता है, उसकी जो थिकनेस है सॉइल मास की वो कम होती जाती है, मतलब वो और ज़्यादा डेंसिफाई होती है, समझ रहे बात को। तो वो जो सेटलमेंट हो रहा है, हम देखो सेटलमेंट को होने से रोक नहीं सकते हैं हम सॉइल की सेटलमेंट को होने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी सेटलमेंट हो रहा है सॉइल का या फाउंडेशन का, वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। अब ये परमिसिबल लिमिट्स अगेन हमारा चैप्टर है, कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर ही हमने ये लिमिट्स को भी स्टडी किया बच्चे। तो जो हमें इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने लिमिट दे के रखा है कि अगर आपका आइसोलेटेड फुटिंग है वो सैंडी सॉइल के ऊपर है, या मान लो आपका राफ्ट फाउंडेशन है वो क्लेई सॉइल के ऊपर है, तो आपका टोटल सेटलमेंट का वैल्यू इतना अलाउड है, लाइक 65 mm जैसे दे के रखा है। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यू भी गिवन है। तो हम कभी चाहते नहीं है बच्चे कि हमारा जो सॉइल है या फाउंडेशन है वो फेल करे। फाउंडेशन फेल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम सॉइल फेलियर के साथ ही उसको लिंक करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो अभी के लिए बच्चे आप चीज़ों को समझो कि अगर मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ तो फाउंडेशन मेरा सब स्ट्रक्चर का वो पार्ट है जो लोड को डायरेक्टली मेरे किस में भेज देगा, नीचे बेस सॉइल में भेज देगा सेफली सॉइल ना तो शेयर में फेल करे, ना ही वो सेटलमेंट में, दैट इज ना ही उसमें एक्सेसिव सेटलमेंट हो, समझ रहे बात को। चलिए अब बच्चे यहाँ पे जो डेफिनेशंस यहाँ पे इसका सबसे पहले एक बेसिक सा डेफिनेशन लिखा है कि जो मेरी स्ट्रक्चर फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस होती हैं वो सब स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, सब स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, जिसका प्राइमरी या मेन फंक्शन होता है जितना भी लोड सुपर स्ट्रक्चर से आ रहा है, ऊपर जितने भी एलिमेंट है उनसे जितना भी लोड आ रहा है बच्चे उसको सेफली किस में भेजना है, उसको भेजना है यहाँ पे सॉइल में। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो ये स्लैब है, समझने के लिए ये हमारी स्लैब है, ठीक है। स्लैब के नीचे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीम होंगे, ये बीम है मान लो। अब बीम यहाँ पे ये कॉलम है, ऐसे ऐसे हैच कर दिया, मान लो कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। अब कॉलम के नीचे यहाँ पे मान लो ये हमने फुटिंग दे दिया, अगर अलग अलग कॉलम दैट इज ईच
कॉलम की अपनी अलग से फुटिंग होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आइसोलेटेड फुटिंग बोलते हैं। समझ रहे बात, अभी देखेंगे बच्चे। तो जितना भी लोड है, देखो ये लोड पहले किस पे आया, लोड पड़ा इस स्लैब के ऊपर, स्लैब से लोड किस में ट्रांसफर होगा, स्लैब से लोड ट्रांसफर हो जाएगा बीम में, बीम से लोड किस में जाएगा, बीम से लोड चला जाएगा कॉलम में, कॉलम से लोड किस में जाएगा, कॉलम से लोड आपका जाएगा ये जो हमारा फाउंडेशन है, और फाउंडेशन से लोड किस में चला जाएगा, फाउंडेशन से लोड चला जाएगा अल्टीमेटली हमारी सॉइल में। तो ये एक तरीका होता है लोड कैसे हमारा ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। तो ये जो स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस हैं, दीज आर द सब स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, ये सब स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। सब स्ट्रक्चर एलिमेंट्स सब स्ट्रक्चर का एक पार्ट है विच ट्रांसमिट द स्ट्रक्चरल लोड। स्ट्रक्चरल लोड कहाँ से आएगा भाई, जो सुपर स्ट्रक्चर पे लग रहा होगा। जैसे हम ब्रिजेस की बात करेंगे, जब भी व्हीकुलर ट्रैफिक होगा, वो जितना भी लोड होगा उसको सेफली किस में जाना है, सॉइल में जाना है। तो वो सब स्ट्रक्चर से होता हुआ, दैट इज फाउंडेशन वाले पार्ट से होता हुआ सॉइल में जाएगा। ठीक है जी। लोड टू द अर्थ इन सच अ वे दैट सपोर्टिंग सॉइल इज नॉट ओवर स्ट्रेस्ड। जो सॉइल आपकी फाउंडेशन को सपोर्ट कर रही है, दैट इज फाउंडेशन के नीचे वाली ये वाली मिट्टी सॉइल, ये ओवर स्ट्रेस्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब जितना इसका परमिसिबल प्रेशर या लोड को बियर करने की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोडिंग इस सॉइल के ऊपर नहीं आनी चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर प्रेशर या लोड ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली सॉइल के फेल होने के चांसेस बन जाएंगे बच्चे। ठीक है। और ये सॉइल ना ही यहाँ पे एक्सेसिव सेटलमेंट में जाना चाहिए। देखो ये भी लिखा है, नॉट अंडरगोस एक्सेसिव सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। एक्सेसिव सेटलमेंट बोला है बच्चे, ऐसा नहीं है कि अगर हल्का सा सेटलमेंट होगा तो आपने बोल दे अब ये स्ट्रक्चर मेरे काम का नहीं है, इसको तोड़वा दो, फेल करा दो उसको। नो, दैट इज नॉट बेसिकली ट्रू। तो सेटलमेंट की वैल्यूज अलाउड है, जो आप कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में बच्चे पढ़ते हो। तो फिलहाल मेरा जो अभी के लिए इस चैप्टर में मेरा जो यहाँ पे कंसर्न है वो है हमारी फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो बीरिंग कैपेसिटी या सेफ बीरिंग कैपेसिटी या अलाउएबल सेफ प्रेशर, जिसके ऊपर एग्जाम में सवाल आता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। न्यूमेरिकल अगर आता है तो बिल्कुल एक फ्री का नंबर होगा। कैसे चीज़ों को आपने ध्यान से याद रखना है, समझना है, वो देखते हैं वीडियो के अंदर। चलिए बढ़ते हैं बच्चे आगे। अब एक चीज़ आप बताओ, ये जो मेरा बिल्डिंग है इसकी ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन वाला पार्ट हो गया। देखो यहाँ पे ये पूरा फाउंडेशन वाला पार्ट है, जहाँ तक मैंने रेड कर दिया। ठीक है, ये फाउंडेशन हो गया। अब ये जो फाउंडेशन है, लाइक आपने यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग उठाया, या आपने यहाँ पे एक राफ्ट फाउंडेशन बनाना है, या आपने यहाँ पे से एग्जांपल एक पाइल फाउंडेशन देना है, तो ये किस बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह की हमें फाउंडेशन या फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बच्चे उससे पहले जो जियो टेक्निकल इंजीनियर होगा, ही एंड शी विल प्रोवाइड डाटा टू अस। वो हमें डाटा देंगे कि यहाँ की जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये है। लाइक हम क्या करते हैं, बोर होल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एसपीटी जो हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है वो किया जाता है। आज की डेट में बच्चे इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं जो सॉइल टेस्टिंग में माहिर हैं, जिनका काम ही है, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मान लो ब्रिजेस का किसी मेट्रो का प्रोजेक्ट है, या मान लो रेलवे का कोई प्रोजेक्ट है, जहां पे वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि अगर आपको इस लोकेशन पे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, देन व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशन इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द लोड आल्सो। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग सॉइल है, जो इस फाउंडेशन को सॉइल सपोर्ट कर रही है बच्चे, ये वाली इस सपोर्टिंग सॉइल की जो प्रॉपर्टी है मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट, मतलब वो अफेक्ट करेंगे किसको, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। किस तरह की फाउंडेशन आप दोगे, शैलो फाउंडेशन दोगे, बच्चे नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, शैलो और डीप फाउंडेशन। तो फिलहाल के लिए आप शैलो फाउंडेशन दोगे या डीप फाउंडेशन दोगे। डीप फाउंडेशन का जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो पाइल फाउंडेशन सभी लोगों ने देखा होगा। मेरे ख्याल से जितनी भी जनता इस वीडियो को देख रही है, मोर देन 99% बच्चों को ये पता है या उन्होंने देखा होगा कि डीप फाउंडेशन क्या होता है या पाइल फाउंडेशन क्या होता है। तो पाइल फाउंडेशन देना है या आपको शैलो में राफ्ट फाउंडेशन, या आपको यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग या आपको कंबाइंड फुटिंग देना है, वो डिपेंड कर जाएगा कि नीचे वाली जो मिट्टी है वो कैसी है, समझ रहे हो। और आपने देखा भी होगा जितने भी ब्रिजेस बनते हैं, मान लो अभी रेलवे का प्रोजेक्ट चला हुआ है हिमाचल में जो आरवीएनएल कर रहा है, तो आपका जहाँ जहाँ वो सतलुज के किनारे से हमारा जो ट्रैक जाएगा उसकी अलाइनमेंट में, तो वहाँ पे क्या है बेसिकली पाइल फाउंडेशन है बच्चे। वहाँ की जो सॉइल है बेसिकली, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे आपको क्ले मिलेगा, वहाँ पे आपको सिल्ट मिलेगा। इतना अच्छा आपके पास हार्ड स्ट्रेटा नहीं होगा, तो ग्रेटर डेप्थ पे हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, लोड ट्रांसफर करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब ये चीज़ बच्चे मैंने अभी आपको रिसेंटली अभी बताई, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ बच्चे, इनको वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना है एज इट इज़। जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन वो पूछता है एग्जामिनर, लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग होता है। तो
प्रेशर रहता है एग्जाम में, नो डाउट बच्चे। तो उस हरी में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता है, जब हम उसको बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर हम उसको गलत करके आते हैं। इसलिए चीज़ों को ध्यान से एग्जाम में भी पढ़ना है, यहाँ पे भी ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद उसकी एक पिक्चर दिमाग में बनानी है कि ओके, कि अगर हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है, इसका पिक्चर ये है। आज की डेट में तो बच्चे सब चीज़ आप देख सकते हो गूगल के ऊपर भी। तो फेलियर ऑफ फाउंडेशन, अब यही चीज़ मैंने आपको बताया। अगर मैं फाउंडेशन फेलियर की बात कर रहा हूँ तो मैं सॉइल फेलियर की बात कर रहा हूँ। अगर सॉइल जो फाउंडेशन के नीचे वाला है, जिसको हम बेस सॉइल बोल रहे हैं, अगर वो फेल होगा तो फाउंडेशन फेल हो जाएगा। बच्चे अभी मैंने आपको बताया, सॉइल या तो आपका शेयर में फेल होगा, दैट इज शेयर फेलियर ऑफ सॉइल, या तो सॉइल आपका सेटलमेंट में फेल होगा, दैट इज सेटलमेंट फेलियर ऑफ द सॉइल। समझ रहे बात को? तो शेयर फेलियर ना हो सॉइल का, ये हमने इंश्योर करवाना है। यहाँ पे सॉइल सेफली कितने शेयर को बियर कर सकती है, तो बच्चे वो हम शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में पढ़ते हैं सॉइल इंजीनियरिंग के। सॉइल में कितना सेटलमेंट अलाउड है, अगेन जो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है वहाँ पे परमिसिबल सेटलमेंट का वैल्यू गिवन है, जो हमें BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वैल्यूज गिवन है, जिसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट भी है, टोटल सेटलमेंट का वैल्यू भी गिवन है बच्चे। समझ रहे बात को? तो जो सेटलमेंट ऑफ सॉइल या सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन होगा, इसको बोला जा रहा है सेटलमेंट फेलियर। मतलब जब सेटलमेंट निकल के आएगा वो परमिसिबल सेटलमेंट से ज़्यादा होगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेटलमेंट में फेल हो गया, दैट इज सेटलमेंट फेलियर। अगर सॉइल की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, स्लिप कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल या फाउंडेशन। ये बच्चे ध्यान रखना। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपलेस्ट वे में चीज़ें बताऊँ, सो दैट आपको समझने में परेशानी ना हो। अच्छा यहाँ पे चलिए, यहाँ पे चलो टेबल भी आ गया, मैं इसी से बता देता हूँ। अब बच्चे मैं जब जनरली फाउंडेशन की जब बात करता हूँ तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखना कि फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन है या फाउंडेशन डीप फाउंडेशन है। मतलब जब आपसे एग्जामिनर सवाल करेगा फाउंडेशन के ऊपर, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना कि जो सवाल आया है वो शैलो फाउंडेशन के रिस्पेक्ट में है, या सवाल जो आया है वो डीप फाउंडेशन के रिस्पेक्ट में है। जैसे तुम मुंह से बोल रहे हो शैलो, मतलब ऐसी फाउंडेशन जिसकी डेप्थ कम होगी, आपने उसको कम डेप्थ पे प्लेस कर दिया है। ऐसी फाउंडेशन जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, डीप, तो उसके बिहाफ के ऊपर यहाँ पे शैलो और डीप फाउंडेशन बोला गया। अच्छा सभी को पता ही होगा बच्चे कि टरज़ागी हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्टेटमेंट फ्रेम किया गया। स्टेटमेंट क्या है बच्चे? तो इसके लिए मैं पहले आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ बच्चे। ये लो, ये देखो, यहाँ पे ये चेक करना बच्चे। यहाँ पे मान लो ये मेरा कॉलम है, लेट बी कॉलम, सिर्फ समझने के लिए, और ये कॉलम के ऊपर यहाँ पे लोड आ रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल लोड, ठीक है। तो ये मेरा ग्राउंड सरफेस है GS, तो अंडरस्टैंड करना। ग्राउंड सरफेस के नीचे वाला पार्ट ये क्या कहलाएगा बच्चे? ये हो गया आपका सब स्ट्रक्चर। मैं बिल्डिंग फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो। और इसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे? इसके ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा मेरा सुपर स्ट्रक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ अभी तो, ठीक है जी। अब ये लोड कॉलम पे लगा, ये मेरा यहाँ पे फुटिंग है, फुटिंग बोल दो फाउंडेशन बोल दो, एक ही बात है। लेकिन जनरली जो फुटिंग होता है बच्चे, वो फाउंडेशन का ही एक हिस्सा होता है जो डायरेक्ट सबसॉइल के कांटेक्ट में आता है। अगर मैं इसे बोलूँगा, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये सारा का सारा मेरा फाउंडेशन, दिस इज माय फाउंडेशन, दिस एंटायर इज फाउंडेशन। फाउंडेशन मेरा सबस्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फाउंडेशन का वो हिस्सा जो डायरेक्टली नीचे मिट्टी के कांटेक्ट में आ रहा है उसको हम फुटिंग बोल देते हैं। ऑल्दो कई बार तो आपको ये भी देखने को मिलता है कि किन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स में फुटिंग फाउंडेशन दोनों को सेम बोला गया है, तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, देयर इज नॉट अ मच डिफरेंस। लेकिन मोस्ट प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो फुटिंग फाउंडेशन का ही हिस्सा है जो डायरेक्ट सब सॉइल के कांटेक्ट में, जैसे मान लो पाँव में जूता पहने हो, तो जो शू हो गया, जूता हो गया, वो ओवरऑल एक फाउंडेशन हो गया, और शूज़ के बॉटम वाला पार्ट जो नीचे ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है उसको फुटिंग बोल दो, समझने के लिए। समझ रहे बात को? तो अब इस चीज़ को बच्चे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ पहले। अब ये ग्राउंड सरफेस है, दिस ग्राउंड सरफेस GS। अब ग्राउंड सरफेस से जहाँ पे भी आपका इस फाउंडेशन का बेस है, ये वाला, इसे मैं बोलूँगा DF। DF इज़ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये है DF। DF को बोलते हैं बच्चे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। पूछा हुआ सवाल है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है एज पर IS कोड। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कम से कम ग्राउंड सरफेस से इतना नीचे तो आपको फाउंडेशन को रखना ही है। उसकी वैल्यू कितनी है? तो बच्चे आंसर है आधा मीटर। आंसर है बच्चे
आधा मीटर मतलब 0.5 मीटर। अब कौन सा स्टैंडर्ड दे रहा है? IS 456 में बच्चे वैल्यू मार्क है। इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा है IS 456 जो हमारा कोड ऑफ प्रैक्टिस है फॉर प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट, उसमें भी वैल्यू बच्चे मार्क है कि कम से कम आधा मीटर डेप्थ पे तो आप फाउंडेशन रखोगे। आधा मीटर से नीचे जाएगा चलेगा बच्चे, आधा मीटर से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो DF इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अब ये बच्चे बॉटम चेक करना बच्चे इसका, ये इसे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पे जो B है, B बोल दो या BF बोल दो, कुछ भी बोल दो बच्चे, B बोल दो या BF बोल दो, ये है विड्थ ऑफ फाउंडेशन। दिस इज विड्थ ऑफ फाउंडेशन। समझे बात को? तो पहले तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन हमने देख लिया क्या है B, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमने देख लिया क्या है। अच्छा यहाँ फिगर में कुछ गलती थी, जनरली बच्चे ये होता है थिकनेस एट द एज ऑफ द फाउंडेशन या फुटिंग, दिस इज थिकनेस। तो एग्जाम में ये तक भी पूछा हुआ है कि मिनिमम थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग, मिनिमम थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन व्हेन दिस फुटिंग और फाउंडेशन इज सपोर्टेड बाय सॉइल। अब तुम क्वेश्चन करोगे सर फाउंडेशन तो सॉइल के ऊपर ही बनता है। बच्चे ऐसा नहीं है, जब हमारे पास पाइल्स होती हैं उस पाइल के ऊपर हम क्या बनाते हैं, पाइल क्या बनाते हैं, फिर उसके ऊपर फर्दर हमारा क्या होता है, फाउंडेशन में फुटिंग वाला पोर्शन दोबारा कास्ट होता है ऊपर। तो उस कंडीशन में अगर आपका जो फाउंडेशन वाला ये वाला हिस्सा है, अगर इसको यहाँ पे पाइल सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पे मान लो पाइल कैप भी है, इसको अगर पाइल सपोर्ट कर रही है तो उस कंडीशन में ये जो मिनिमम थिकनेस है ये वाली काले वाली, ये जो मिनिमम थिकनेस है एट द एज ऑफ फुटिंग, इसका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ये आपने चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अभी तैयारी बहुत अच्छे से करो, आराम से चीज़ों को समझो, पहले तो स्टडी करो, और एग्ज़ाम में उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, 2 घंटे में आपको सारा काम करके हटना है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है और विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, राइट। अब यही अगर मैं टरज़ागी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बच्चे हम बात करें, अकॉर्डिंग टू टरज़ागी, तो ये जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन, यही बच्चे जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन, मैं BF इसलिए लिख रहा हूँ बच्चे कि जिन जिन बच्चों ने मेरा ऑफलाइन क्लास लगाया है, या जो बच्चे कोर्स ऑनलाइन में भी है, जो मेरा फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला चैप्टर स्टडी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मैंने BF मार्क किया हुआ बेसिकली विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि B और BF अलग अलग हैं, दोनों सेम है बेसिकली, वो एक तरीका है, आप कुछ भी मार्क कर सकते हो विड्थ को, राइट। तो जब ये रेशो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन का रेशो बचे ये 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, तो इस तरह की फाउंडेशन को हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। मतलब जितना भी हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो विड्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर या उससे छोटा है। अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर उससे छोटा है तो हम फाउंडेशन को बोलते हैं शैलो। मतलब जैसे मुंह से बोल रहे हो शैलो, कम डेप्थ पे आपने उसको प्लेस कर दिया है, राइट। और डीप फाउंडेशन, डीप मतलब जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी। तो ये रेशो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन का रेशो जब 1 से बड़ा होगा उस कंडीशन में हम फाउंडेशन को बोलते हैं दैट इज द डीप फाउंडेशन। समझ रहे बात को? अब बच्चे एक चीज़ और देखो जरा, अगर मैं बात करूं शैलो फाउंडेशन, तो हमने बोला कि जितना भी लोड होगा वो सेफली हमें सॉइल में ट्रांसफ़र करना है, बशर्ते हमारी जो बेस सॉइल है, फाउंडेशन के नीचे वाली जो मिट्टी है वो फेल ना करे। वो 2 ही तरह से फेल कर रही थी, ना तो उसका शेयर फेलियर होना चाहिए, ना ही वो सेटलमेंट में फेल होनी चाहिए, मतलब एक्सेसिव सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि IS कोड ने, BIS ने कुछ सेटलमेंट की वैल्यू को यहाँ पे अलाउ करके रखा है, राइट। परमिसिबल सेटलमेंट इज देयर, ठीक है। सिमिलरली जो फाउंडेशन आपकी ग्रेटर डेप्थ तक एक्सटेंड होती है और जो लोड होगा या जो प्रेशर होगा वो एक ग्रेटर डेप्थ ऑफ सॉइल में ट्रांसफ़र किया जाएगा जब तक हार्ड स्ट्रैटा नहीं मिलता है। अलग है बच्चे, डीप फाउंडेशन में भी अलग है। जैसे हम पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं, एंड बीरिंग एक्शन से लोड जा रहा है या स्किन फ्रिक्शन एक्शन से लोड ट्रांसफ़र हो रहा है या एंड बीरिंग और स्किन फ्रिक्शन दोनों फिनोमिना से लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके बिहाफ के ऊपर अलग अलग तरह से यहाँ पे फाउंडेशन, दैट इज डीप फाउंडेशन में भी यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, राइट। अच्छा, अब लोड मैकेनिज्म ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो शैलो फाउंडेशन में जो लोड बेसिकली जाता है वो बेस रेजिस्टेंस से ही ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, ये क्या है बेस रेजिस्टेंस, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये फाउंडेशन है, चेक करो बच्चे, ये फाउंडेशन है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि जितना भी सुपर स्ट्रक्चर से लोड आएगा वो इस फाउंडेशन से होता हुआ किस में चला जाएगा, वो सॉइल में चला जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये बेस सॉइल है, दैट इज द बेस सॉइल। अब बच्चे जब यहाँ से ऊपर से यहाँ पे ये मान लो मैं कुछ शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा
लोड के कारण इतना प्रेशर लगा मेरा किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। तो सॉइल क्या करेगी, सॉइल भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। ये जो रेड से मैं एरो लगा रहा हूँ बच्चे, ये सॉइल रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है उस लोड को। दिस इज द अपवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट द लोड जो उस सॉइल के ऊपर आया बाय द फाउंडेशन। मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो बच्चे इस चीज़ को मैं बोलता हूँ यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस। दिस इज माई बेस रेजिस्टेंस, ये है मेरा बेस रेजिस्टेंस। और जनरली बेस रेजिस्टेंस को हम क्यू से शो कर देते हैं कि बेस रेजिस्टेंस क्या है, मेरा क्यू है बेसिकली। अब तुम खुद समझो कि अगर जो ऊपर से लोड के कारण, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड मेरा फाउंडेशन में आया और फाउंडेशन ने उसको ट्रांसफर किया सॉइल में, अगर वो सॉइल के परमिसिबल बीरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उस लोड के कारण जो प्रेशर लगा होगा सॉइल में, तो सॉइल फेल हो जाएगा। तो जो हम कभी चाहते नहीं है बच्चे, हमें ये इंश्योर करना है कि सॉइल हमेशा हमारी सेफ रहे, फाउंडेशन सेफ रहे, इन शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी लोड ट्रांसफर होगा बच्चे वो बेस से होता हुआ इस सॉइल में चला जाएगा। तो सॉइल नीचे से क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, इसे ही हम बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं बेसिकली। दिस इज अ बेस रेजिस्टेंस। तो शैलो फाउंडेशन में जितना भी लोड ट्रांसफर होता है वो शैलो बेस रेजिस्टेंस से होता है। अच्छा, इसमें भी बच्चे एक चीज़ और, तो जब मैंने यहाँ पे चेक करना बच्चे, तो जब मैंने यहाँ पहले तो ये फाउंडेशन नहीं था, पहले क्या था, यहाँ पे पूरी मिट्टी थी, ये थ्रू आउट सॉइल था। तो हमने इसका एक्सकवेशन करवाया, ऐसे हमने पिट खोदा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे हमने पिट खोदा बच्चे, ये हमारा पिट है, इतना पिट खोदा, मान लो इतना पिट खोदा, तो ये हमने एक्सकवेट किया इसको। अब एक्सकवेट किया, अब कुछ ना कुछ डेप्थ ऑफ सॉइल तो आपने बाहर निकाली होगी। फुटिंग का एरिया आपको पता है, प्लान एरिया कि इतना लेंथ ऑफ फुटिंग है, इतना विड्थ ऑफ फुटिंग है। तो अगर मैं फुटिंग के एरिया को उस डेप्थ ऑफ सॉइल से मल्टीप्लाई, कितना आपने यहाँ पे जो पिट खोदा, अगर मैं बच्चे आपको प्लान बताऊँ, मान लो ये प्लान था, इतना पिट आपने बनाया, इस पिट का विड्थ ये है, पिट ऑफ विड्थ ऑफ पिट, और ये लेंथ ऑफ पिट है। अब कितना डेप्थ तक आपने सॉइल निकाला, वो आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल आप निकाल लोगे कितना आपने सॉइल एक्सकवेट किया है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमने यहाँ से सॉइल निकाली है बच्चे, जब हमने यहाँ से सॉइल निकाल लिया, तो जनरली ये फाउंडेशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बैक फिलिंग भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, उसी एक्सकवेटेड सॉइल को दोबारा यहाँ पे फिल भी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक फिल्ड सॉइल। यहाँ वाली जो सॉइल आएगी फिर वो क्या आएगी, बैक फिल्ड सॉइल। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं, जरा मैं दोबारा इसमें चीज़ें फ्रेम कर दे रहा हूँ बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं तो एक तो इस फाउंडेशन का अपना वेट है, सेल्फ वेट आ जाएगा, एक तो इस फाउंडेशन का अपना वेट आ जाएगा, सेल्फ वेट, एक जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है वो आ जाएगा इसके ऊपर, सुपर स्ट्रक्चरल लोड, या एक्सटर्नल लोडिंग भी आप बोल सकते हो, या आप इसको एक्सटर्नल लोडिंग भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, एक्सटर्नल लोडिंग एक ये रहेगा। और जब आपने यहाँ पे बैक फिलिंग करी, मान लो मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, ये बैक फिलिंग भी कर दी, मतलब जो एक्सकवेटेड सॉइल था मैंने उसको दोबारा यहाँ पे यूज़ कर लिया, बैक फिलिंग कर ली बच्चे। तो ये जो मेरा बैक फिल्ड सॉइल है, जिसको हम सरचार्ज या ओवरबर्डन भी बोलते हैं बेसिकली, तो इतना, तो ये मेरा बैक फिल्ड सॉइल हो गया, बैकफील्ड सॉइल। तो इस बैकफील्ड सॉइल का भी कोई ना कोई यहाँ पे वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेल्फ वेट को मैं W1 बोल देता हूँ, एक्सटर्नल लोडिंग या सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है उसको मैं W2 बोल देता हूँ, और बैकफील्ड का जो लोड आ रहा है यहाँ पे उसको मैं W3 बोल देता हूँ। बच्चे थोड़ा समझ के चलना। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितना भी प्रेशर इस लोड के कारण इस बेस वाली सॉइल के ऊपर लगेगा, जितना भी प्रेशर इस लोड के कारण इस बेस वाली सॉइल के ऊपर लगेगा, तो सॉइल क्या करेगी, यहाँ पे उस प्रेशर के अगेंस्ट एक अपवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, जिसको हम बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज द बेस रेजिस्टेंस, ये मेरा बेस रेजिस्टेंस हो गया। समझ रहे हो बच्चे बात को, ये मेरा बेस रेजिस्टेंस हुआ। आपने चीज़ों को पहले समझना है, उसके बाद आपने कंसेप्ट डेवलप करना है, फिर आप सवाल लगाओ। अब बच्चे अगर मैं बात करूं पाइल फाउंडेशन की या डीप फाउंडेशन की, डीप फाउंडेशन में से एग्जांपल उठा लिया पाइल फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन में से एग्जांपल उठा लिया। जैसे ये ग्राउंड है, और मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा बच्चे। ठीक है, अभी जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिग मशीन होती है, बड़ी सी आपने मशीन देखी होगी। ठीक है, जिसके आगे यहाँ पे एक ड्रिलिंग बिट लगा होता है, जो यहाँ पे ड्रिल करेगा वट एवर द रिक्वायर्ड डायमीटर। ये मान लो हमारा डाया ऑफ पाइल हो गया 5। अब कितनी डेप्थ है, अगेन ये डिपेंड करता है वहाँ का सॉइल सर्टिफिकेशन कैसा है।
जो टेक्निकल इंजीनियर विल प्रोवाइड अस डाटा कि भाई इतना डेप्थ पे आपको यहाँ पे फाउंडेशन रखना है, डी फाउंडेशन। तो मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये पाइल है समझने के लिए, लेट इज विद द पाइल। ठीक है बच्चे, तो अगर यहाँ पे अब बच्चे सेम चीज़ है, यहाँ पे भी हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होगा वो सुपर स्ट्रक्चर का लोड सब स्ट्रक्चर से होता हुआ, दैट इज माई फाउंडेशन से होता हुआ किस में चला जाएगा, मेरा बेस सॉइल में चला जाएगा। अब चेक करना, इस फाउंडेशन के नीचे भी यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे दैट इज पाइल के नीचे भी सॉइल है और इसके सराउंडिंग में भी सॉइल है, समझ रहे हो, इसके सराउंडिंग में भी सॉइल है, यहाँ पे भी सॉइल है, ये भी सॉइल है बच्चे, लेकिन ये बैकफील्ड वाली सॉइल नहीं है, ये गलती मत करना कि ये बैकफील्ड सॉइल है, समझ रहे हो बात को। तो अब अगर मैं पाइल फाउंडेशन में से बात करूं कि पाइल फाउंडेशन कैसे लोड ट्रांसफर करती है सॉइल में, एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, आराम से आप एक मार्क्स अपना फ्रेम कर लोगे, पर गलती मत करना। तो पाइल फाउंडेशन कैसे लोड को ट्रांसफर करती है सॉइल में, तो बच्चे इसके लिए हमें ये समझना है कि वो पाइल फाउंडेशन में कौन सी फाउंडेशन है। लाइक अगर जो लोड है बच्चे, अगर जो लोड है वो सारा का सारा पाइल के बेस से ही, मतलब पाइल के टिप से ही नीचे सॉइल में जा रहा है, उस तरह की हम पाइल को बोलते हैं एंड बीरिंग पाइल। और जनरली जो एंड बीरिंग पाइल्स होती हैं ये हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हमें हार्ड स्ट्रैटा मिल जाता है बेसिकली, मतलब नीचे आपको हार्ड स्ट्रैटा मिला एक कंसिडरेबल डेप्थ पे जाके, वहाँ पे आपने पाइल को रेस्ट करवा दिया, जहाँ पे भी हार्ड स्ट्रैटा मिलता है उससे थोड़ा नीचे ही आप यहाँ पे पाइल को इंसर्ट करते हो, जिसको हम सॉकेट लेंथ बोलते हैं या एम्बेडेड लेंथ बोलते हैं बच्चे। तो जितना भी लोड है वो बेस रेजिस्टेंस से जा रहा है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे ये वाली जो सॉइल है बच्चे सराउंडिंग वाली, ये भी काफ़ी हद तक जो लोड है उसको रजिस्ट करने में हेल्प करती है। एग्जांपल देता हूँ बच्चे, कोशिश करता हूँ आपको। चलो मान लो ये पाइल है, जैसे मान लो ये पाइल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस पाइल को, ये हाथ मान लो सॉइल है मेरा सराउंडिंग वाला, अब ये मेरी पकड़ देखो इस मार्कर के ऊपर, ठीक है। अगर मैं ऊपर से लोड लगाऊँ जबकि नीचे कुछ भी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नीचे कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाऊँ, अगर ये पकड़ ढीली होगी तो मेरा ये जो मार्कर है वो नीचे चला जाएगा ऐसे। अगर ये मेरी पकड़ मजबूत होगी, आप ऊपर से लोड लगाओगे तो ये नीचे नहीं जाएगा। बोले मतलब इस पाइल के सराउंडिंग की जो सॉइल है बच्चे, वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर करती है। जब पाइल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएगा, मतलब एक साइड फ्रिक्शन जिसको हम स्किन फ्रिक्शन भी बोलते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेगा लोड को यहाँ पे रजिस्ट करने में। दूसरा, अब ये तो भाई क्लियर ही है, अगर नीचे कोई हार्ड सेट है ऊपर से लोड लगाओगे तो डेफिनेटली नीचे से क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रजिस्टिव रिएक्शन मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस अपवर्ड रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सॉइल को हम बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे कि डीप फाउंडेशन के केस में बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल है बच्चे, बेसिक सा सवाल है। जब तक आप कंसेप्ट डेवलप नहीं करोगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में फंस जाओगे वहाँ पे। तो जो डीप फाउंडेशंस होती है बच्चे, वो लोड को जो ट्रांसफर या रजिस्ट कर रही होती हैं, वो बेस रेजिस्टेंस तो होता ही है जैसे शैलो फाउंडेशन में है, साथ में यहाँ पे साइड रेजिस्टेंस जिसको हम स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे दो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, बेस रेजिस्टेंस भी है और स्किन फ्रिक्शन भी है। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर टेबल में जो 3 पॉइंट्स मार्क किए गए थे ये क्लियर होंगे। शैलो फाउंडेशन क्या होता है, जिसकी डेप्थ कम है, कैसे आप फ्रेम करोगे शैलो फाउंडेशन है। तो बच्चे जब भी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू विथ ऑफ फाउंडेशन का क्राइटेरिया लेस देन इक्वल टू 1, मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विथ ऑफ फाउंडेशन के या तो बराबर है या उससे छोटा है, तो हमारी जो फाउंडेशन है वो शैलो कहलाएगी। अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विथ ऑफ फाउंडेशन से ज़्यादा है तो उसको हम डीप फाउंडेशन बोलते हैं। और अच्छा, आपने चलो अब सॉइल तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे पहले से भी पढ़ के बैठे होंगे, तो जब आप सॉइल में बच्चे अपना कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर पढ़ते हो, तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी भी आती है, जैसे टरजागी थ्योरी है, स्कैम्पटन थ्योरी है। तो जो टरजागी की थ्योरी है बेसिकली बच्चे वो सिल्टी सॉइल के लिए, लाइक C5 सॉइल के लिए, स्कैम्पटन थ्योरी बेसिकली क्लेई सॉइल के लिए होती है। तो स्कैम्पटन साहब भी आए, उन्होंने भी एक क्राइटेरिया सेट किया था कि मैं अपनी फाउंडेशन को कब शैलो बोल रहा हूँ, लेकिन हमने जो अडॉप्ट किया है वो टरजागी साहब की थ्योरी को अडॉप्ट किया है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी वो C5 सॉइल, मतलब C जिसमें कोहेजन है उसके लिए भी वैलिड है, 5 जिसमें आपका फ्रिक्शन रहेगा उसके लिए भी वैलिड है। तो हम टरजागी वाला क्राइटेरिया ही यहाँ पे फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना है आपने, राइट। चलिए नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, चेक करना। अगर मैं शैलो फाउंडेशन की बात करूँ तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो अब कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू विथ ऑफ फाउंडेशन का रेशियो है, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू बोथ 1। पहली चीज़ ये 1 नंबर दिलाएगा आपको, आ चुका है पेपर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि ये बिल्कुल सिंपल सा हम कर लेंगे, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। अच्छा, इसमें मेरा जो शैलो फाउंडेशन में राफ्ट फाउंडेशन आ रहा है या मैट फाउंडेशन बोल दो। राफ्ट फाउंडेशन इज़ अ वेरी बिग फाउंडेशन, बड़ा फुटिंग होता है। तो मैट जैसे हमारे पास चटाई होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स,
नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही, मान लो कोई 100 या 200 कॉलम है, उसके लिए आपने एक ही कंबाइंड फुटिंग दे दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैट फाउंडेशन बोलते हैं बेसिकली। समझ रहे बात को। तो मैट फाउंडेशन एक तरह का कंबाइंड फाउंडेशन ही है। जैसे मान लो कोई हाई राइज बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारे कॉलम बने, मान लो 150 कॉलम बना है, तो 150 कॉलम के लिए अगर आपने एक ही फाउंडेशन फुटिंग बनाया है तो आपकी मैट हो जाएगी। तो मोस्टली मोर देन 90% केसेस में बच्चे जहाँ जहाँ हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो मोस्टली वहाँ की सॉइल इस तरह की रहेगी, या सॉइल अगर अच्छी होगी तो हो सकता है मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन दिया होगा, लेकिन मोस्टली आपको वहाँ पे डीप फाउंडेशन दैट इज पाइल फाउंडेशन ही मिलेगा, राइट। चलिए अब इसमें शैलो फाउंडेशन में भी देखो, जैसे हम फुटिंग की बात करते हैं, लाइक हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग है, मतलब सिंगल कॉलम की अपनी अलग से एक फुटिंग है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल कॉलम हैविंग इट्स ओन फुटिंग, तो आइसोलेटेड फुटिंग हो गया। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो यहाँ पे ये 2 कॉलम है और 2 कॉलम के लिए आपने एक सिंगल फुटिंग दे दिया, कोई जरूरी नहीं है 2 ही कॉलम हो, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तो ये कंबाइंड फुटिंग हो गया। 2 से ज़्यादा 3 कॉलम है, 4 हैं, 10 हैं, ऑफकोर्स वो कंबाइंड फुटिंग ही है, राइट। लेकिन अगर सिंगल कॉलम है उसके लिए आपने अलग से फुटिंग दिया है तो उसको आप कंबाइंड नहीं बोल सकते, दैट इज आइसोलेटेड, राइट। कंबाइंड। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग है, उसके बाद हमारे पास स्प्रेड फुटिंग है। तो स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो ये मान लो कि हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है, मान लो कुछ भी मान लो, ये रिटेनिंग वॉल है, चलो कुछ ऐसे समझ लो, आप ऐसे जा रही है, कोशिश कर रहा हूँ आपको 3D में ड्रॉ करके देने की, कुछ ऐसे जा रही है, मान लो लेट बी, ठीक है। अब ये मेरा फुटिंग का या फाउंडेशन का विड्थ हो गया, ये डायरेक्शन में मेरा लेंथ हो गया। तो जब लेंथ ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग इज मच ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग, उस तरह की फुटिंग या फाउंडेशन का बोलते हैं स्ट्रिप। एक स्ट्रिप है पतली सी, तुम खुद भी सोचो, मुंह से बोल रहे हो स्ट्रिप, तो वो जो स्ट्रिप होगी ऑफकोर्स उस स्ट्रिप की लेंथ तो ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी जो दूसरी डायमेंशन दैट इज विड्थ होगी वो कम होगी। समझ रहे बात को। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के केसेस में हमें स्ट्रिप फुटिंग मिलती है। अच्छा, मेरी जो आइसोलेटेड फुटिंग है बच्चे, मेरी जो आइसोलेटेड फुटिंग है बच्चे, वो आइसोलेटेड फुटिंग स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, ये शेप की बात कर रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है और सर्कुलर शेप में भी हो सकती है। ये बच्चे प्लान की बात कर रहा है कि जब आप ऊपर से देख रहे हो, अभी तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, मान लो अभी तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया कि मेरा जो फुटिंग है वो ऐसा है, जिसको हम फ्लैट फुटिंग भी बोलते हैं, ऐसे है। सेम एग्जांपल ये है, ठीक है, ये कॉलम है, ये मान लो हमारा फुटिंग है, समझ रहे बात को। ये इसके ऊपर लोड आ रहा है P। तो अगर मैं इसका आपको प्लान ड्रॉ करके दूं, टॉप व्यू में अगर आप इसको देखोगे तो बच्चे कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ये फुटिंग की विड्थ हो जाएगी, ये फुटिंग की लेंथ हो जाएगी, और यहाँ पे सेंटर में एक कॉलम भी आपको मिल जाएगा। मतलब अगर प्लान में आपको जो शेप दिख रही है वो स्क्वायर है तो वो आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग हो गया। अगर वो रेक्टेंगल होगा, लेंथ और विड्थ है, तो वो आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग हो जाएगा। हो सकता है वो सर्कल हो, ऐसे सर्कुलर भी तो हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऐसे सर्कल हो और सेंटर में आपका एक सर्कुलर कॉलम है, बेसिकली जो हैच कर दिया कॉलम है, तो उस केस में जो डायामीटर होगा वही साइज ऑफ फुटिंग होता है, जो डायामीटर है वही साइज ऑफ फुटिंग होगा, तो वो मेरा यहाँ पे सर्कुलर फुटिंग बन जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रेपोजॉइडल भी हो सकती है। अच्छा, इसके ऊपर सवाल भी आता है बच्चे कि कब आप ट्रेपोजॉइडल शेप यहाँ पे प्रीफर करते हो। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ बच्चे, ये मान लो मेरे पास यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग है। कंबाइंड फुटिंग बोलना मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम है और 2 कॉलम के लिए हमने क्या किया है, एक कॉमन सी फुटिंग दे दी है। 2 कॉलम के लिए हमने कॉमन सी फुटिंग दे दी है। मान लो कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। कॉलम नंबर 1 के ऊपर लोड मान लो P1 है, कॉलम नंबर 2 के ऊपर लोड मान लो P2 है, और ये मेरा फुटिंग है बच्चे। कोशिश करना समझने की, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ये मार्क करते हैं, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है। और ये मान लो कि लोड ऑन कॉलम लेट बी P1 इज मच ग्रेटर देन द लोड ऑन कॉलम 2। P1 क्या है बच्चे, कॉलम नंबर 1 के ऊपर लोड है। P2 क्या है, कॉलम नंबर 2 के ऊपर लोड है। और हमने ये मान लिया कि कॉलम नंबर 1 के ऊपर जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू कॉलम नंबर 2। तो अगर मैं इसका आपको प्लान ड्रॉ करके दूं, तो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इधर ये चेक करना, ऐसे ये P1 लोड आ गया इस कॉलम के, इसके ऊपर P2 आ गया, ये कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग में लोड P1 है, इधर लिख दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग में लोड P2 है, इधर लिख दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अब मैं ये बोल रहा हूँ जिस कॉलम के ऊपर लोड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोड उस कॉलम से होता हुआ फाउंडेशन में फुटिंग में जा रहा होगा, तो उस हिस्से वाला जो फाउंडेशन होगा वहाँ से ज़्यादा प्रेशर सॉइल के ऊपर लगेगा और हो सकता है कि उस साइड वाला जो सॉइल है आपका वो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाए, ये हम चाहते नहीं कभी भी। तो हम क्या करेंगे बच्चे, उस कॉलम के बेस वाला जो एरिया है फाउंडेशन या फुटिंग का उसको बढ़ा देंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल शेप दे देंगे, और ये भी हम तब प्रोवाइड करते हैं अगर मान लो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लाइन या बाउंड्री लाइन है, लिमिटेशन है कि आप अपनी फाउंडेशन की डायमेंशन को, दैट इज लेंथ ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, तो किसी दूसरे का लैंड आप नहीं जा सकते हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम ट्रेपेजॉइडल यहाँ पे फाउंडेशन या फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ पे बच्चे एक पॉइंट था, तो जो पूछता भी है, जब हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे देन आई विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग। तो आई होप ये शेप के ऊपर किस तरह से यहाँ पे डेजिग्नेशन है क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बच्चे जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की जनरल क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला अगर आप चाहते हो कि एक सेटिस्फैक्टरली आपका जो फाउंडेशन है वो परफॉर्म करे, मतलब हमारा फाउंडेशन सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए थ्रू आउट इस लाइफ पीरियड, तो उसके लिए फाउंडेशन के लिए हमने कुछ यहाँ पे कंडीशन मार्क करी। जनरल 3 कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, पहला बोला लोकेशन एंड डेप्थ क्राइटेरिया, मतलब आपने किस जगह फाउंडेशन को फ्रेम करना है, बनाना है, उसकी डेप्थ क्या रखनी है, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। अगर आप IS 6403 जाओगे बच्चे, जो शैलो फाउंडेशन का आपका स्टैंडर्ड है, तो उसमें भी ये सारा क्राइटेरिया मार्क किया गया है। सेकंड क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि शेयर फेलियर क्राइटेरियन, जिसको बीरिंग कैपेसिटी क्राइटेरियन बोला गया है। अगर हम बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं बच्चे, तो इसका ये मतलब है कि हम सॉइल का शेयर फेलियर के साथ डील करेंगे। हम चाहते नहीं है सॉइल कभी शेयर में फेल करे, इसीलिए हम सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी बोलेंगे कि सॉइल का बीरिंग कैपेसिटी इतना है। जो टेक्निकल इंजीनियर विल प्रोवाइड अस डाटा, तो वो जो सॉइल का बीरिंग कैपेसिटी होगा, से एन एग्जांपल हमें ये दे दिया कि SBC मतलब सेफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लेट इट बी 10 टन पर मीटर स्क्वायर या 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे बात को। तो मतलब सॉइल सेफली इतने शेयर को बियर कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर प्रेशर आएगा तो सॉइल की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। समझ रहे बात को। अच्छा, दूसरा है सेटलमेंट क्राइटेरियन। सेटलमेंट क्राइटेरियन, तो सॉइल में एक्सेसिव सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम अलाउएबल प्रेशर निकालते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर वर्ड आएगा, दिस इज अलाउएबल प्रेशर क्राइटेरियन। मतलब जब भी ये प्रेशर वर्ड जुड़ा होगा तो ये ध्यान रखना, ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखना कि वहाँ पे हम जिस क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं वो सेटलमेंट का क्राइटेरिया है। समझ रहे बात को। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट भी किया गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो। अब चेक करो, अ फाउंडेशन मस्ट बी प्रॉपरली लोकेटेड एंड फाउंडिंग एट अ सच डेप्थ दैट इट्स परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द फैक्टर। मतलब जो फाउंडेशन है उसकी लोकेशन और उसकी डेप्थ कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि सॉइल जो फाउंडेशन के नीचे वाली है उसका कभी लेटरल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। आपने सुना भी होगा बच्चे, हिमाचल में बहुत पहले की बात है, अभी तो चलो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ब्रिज की फाउंडेशन को दोबारा से सही किया गया, रिपेयर किया गया, बनाया गया, कुछ भी आप बोल दो। अब तो वहाँ पे ब्रिज बना हुआ, गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी समय पहले, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फाउंडेशन हमने रखा, ये मान लो हमारे यहाँ पे ग्राउंड सरफेस था, ब्रिज का है बच्चे वो, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक नदी बह रही है, सतलुज है, पानी जा रहा है। तो हुआ क्या कि वाटर के कारण यहाँ पे सॉइल का कॉन्टिन्यूसली इरोजन हो रहा है। वाटर के कारण यहाँ पे सॉइल का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो इस फाउंडेशन के नीचे वाली जो सॉइल थी वो यहाँ से पानी के साथ बहती हुई वो यहाँ से निकल गई, और हमारा जो फाउंडेशन था वो आधा फाउंडेशन हवा में लटका हुआ था। समझ रहे बात को। इसीलिए आपने इरिगेशन में, अगर आपका बच्चे इरिगेशन अभी चल रहा है जो पेड बैच में, आप पढ़ोगे स्कोरिंग डेप्थ, तो इंपॉर्टेंट है। जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हम स्कोरिंग डेप्थ भी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम यूज़ भी करते हैं। और जो बच्चे वर्क में है या मान लो किसी डैम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो ड्राइंग में वो स्कोरिंग डेप्थ का फॉर्मूला दिया हुआ है कि ये स्कोरिंग डेप्थ हम यूज़ करते हैं अपना यहाँ पे लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कहाँ पे मुझे अपनी फाउंडेशन को बेसिकली प्लेस करना है, राइट। तो ध्यान से सुनना बच्चे। तो लेटरल एक्सपेंशन ऑफ सॉइल बिनोट द फाउंडेशन ये नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये ऐसी लोकेशन पे रखो, तो ये लोकेशन गलत है, इससे नीचे फाउंडेशन को प्लेस करना था। समझ रहे हो मेरे ख्याल से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, सीजनल वॉल्यूम चेंजेस कॉज्ड बाय फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अच्छा,
फ्रीजिंग क्या होता है बच्चे, जो सॉइल में जो मॉइस्चर है अगर टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है तो वो मॉइस्चर अगर फ्रीज हो रहा है तो हमें पता है वाटर का जब आइस में कन्वर्जन होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होगा सॉइल का, क्रैक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और जब टेम्परेचर राइज करेगा बढ़ेगा तो वही जो फ्रीज वाटर होगा दोबारा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में जाएगा, तो इससे क्या होगा, सॉइल सॉफ्ट हो जाएगी। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारा जो फाउंडेशन है और फाउंडेशन के नीचे वाली जो सॉइल है उसके बिहेवियर में ड्रास्टिकली चेंज हमें देखने को मिलेंगे, जो हम चाहते नहीं है कभी। तो ये एक पॉइंट हो गया। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, भाई हमें ये भी चेक करना है कि जिस लेवल पे आप फाउंडेशन रख रहे हो कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट तो नहीं है, उस लेवल से ऊपर प्रेजेंट तो नहीं है। अगर होगा तो पहले उसको डीवाटरिंग करनी पड़ेगी, आपको कुछ और मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर मस्ट है कि वहीं पे फाउंडेशन आएगा फिर आपको वहाँ पे दूसरे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। कोई एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है, मान लो ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, सारे बच्चे स्टैंडर्ड में गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डिंग है, इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फाउंडेशन है, तो इसका यहाँ पे इससे डिस्टेंस और ये एज टू एज का डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट्स बच्चे मार्क किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। उस बिहाफ के ऊपर ये बताया गया है कि हमारी जो फाउंडेशन है उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करे, दैट इज लोकेशन एंड डेप्थ क्राइटेरिया को फुलफिल करे। समझे बात को? अच्छा, शेयर फेलियर क्राइटेरिया दूसरा पॉइंट था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फाउंडेशन मस्ट बी सेफ अगेंस्ट शेयर फेलियर और सॉइल रप्चर। ठीक है, हम चाहते नहीं हैं बच्चे सॉइल कभी भी शेयर में फेल करे, इसलिए हम सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ, हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट हैं, जैसे हम डीएसटी करते हैं, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, हम ट्राइक्शल वाला टेस्ट करते हैं जिसमें ड्रेनेज कंडीशन में अलग अलग टेस्ट हैं, यूयू टेस्ट है, सीयू टेस्ट है, सीडी टेस्ट है, राइट। फिर हम वेन शेयर टेस्ट करते हैं, लैब में भी करते हैं, फील्ड में भी किया जाता है। मतलब हम बांधी अलग अलग प्रकार के हम टेस्ट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, एज पर द सूटेबिलिटी, एज पर द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा सॉइल का स्ट्रेंथ या प्रॉपर्टी पैरामीटर ऐसे हैं, तो इस बिहाफ के ऊपर हम इस तरह का फाउंडेशन या लोड इतना अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, स्पेशली डिफरेंशियल सेटलमेंट। बच्चे डिफरेंशियल सेटलमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊँ कि सेन एग्जाम्पल, ये मेरा कोई यहाँ पे सॉइल है, सेन एग्जांपल, ये मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ बस ऐसे समझने के लिए। ये सॉइल है और मान लो इतना वाला, ये जो काले वाला हिस्सा वाला सॉइल है ये मेरी सॉफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये रिमेनिंग वाला जो मेरा सॉइल है वो हार्ड है। नीचे वाले सॉइल की बात कर रहा हूँ, बेस सॉइल की। अब हमारा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना, मान लो फाउंडेशन कुछ ऐसे बनाया हमने, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, हमने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, ये हमारा कोई फाउंडेशन बना हुआ है। अब लोड जो है वो इनकी हेल्प से सॉइल में जा रहा है, तो बच्चे यहाँ पे इस साइड वाला जो सॉइल है आपका वो क्या है, वीक है। तो जब लोड पड़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सॉइल में आपको सेटलमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस साइड। तो मतलब जब हमारे फाउंडेशन में अनइवन सेटलमेंट देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि एटलीस्ट आपका जो फाउंडेशन है वो डिफरेंशियल सेटलमेंट के क्राइटेरिया में हमेशा सेफ होना चाहिए, क्योंकि एक टोटल सेटलमेंट का क्राइटेरिया भी होता है। क्योंकि डिफरेंशियल सेटलमेंट में बच्चे आपके उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की जो एस्थेटिक अपीयरेंस है वो कम हो जाएगी। अब तुम बोलोगे सर हम तो टोटल सेटलमेंट भी अलाउ नहीं करेंगे। अरे मैं आपको बोलता हूँ, आप अपना घर देखो और मान लो 10 में से किसी 2 या 3 घर में ये सिचुएशन होगी, या हो सकता है 10 में से 9 हो कि ये मेरा कोना है, यहाँ पे ये यहाँ पे कोना है, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे क्रैक्स देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली उस घर को जब हमने बनाया, उस बिल्डिंग को बनाया आज से 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद आप देखते हैं तो कंसोलिडेशन हुआ होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बच्चे। तो अगर वो सेटलमेंट यूनिफॉर्म होगी, तो उससे आपके स्ट्रक्चर में ठीक है एक हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा डिटरमेंटल नहीं होंगे एज कम्पेयर टू अगर एक साइड आपकी झुक जाएगी और एक साइड अपनी जगह रहेगी, दैट इज मोर डिटरमेंटल और उससे एस्थेटिक अपीयरेंस भी स्ट्रक्चर का यहाँ पे अफेक्ट होगा। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट का क्राइटेरिया तो हमेशा ही आपका फुलफिल होना चाहिए, वो परमिसिबल लिमिट के अंदर रहना चाहिए। जैसे बच्चे आइसोलेटेड फुटिंग सैंडी सॉइल के ऊपर है, कितना है यहाँ पे टोटल सेटलमेंट 40 mm है, डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करोगे 25 mm है बेसिकली। समझ रहे हो बात को? तो आई होप आपको चीज़ें आई होंगी। ये देखो एक पॉइंट यहाँ पे जो अभी मैंने आपको वर्बली बोला बच्चे, वो पॉइंट देखो मार्क भी किया गया है कि जो एक्सेसिव सेटलमेंट होगा मे अफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, जिस भी पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं उसको अफेक्ट करेगा, साथ में उसकी जो एस्थेटिक वैल्यू होगी उसको भी वो कम कर देगा। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बीरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन में चेक करना बच्चे। बीरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन में सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टर्म है, इसके ऊपर सवाल था, थोड़ा इसको अच्छे से आप समझो बच्चे। तो
डेफिनेशन के ऊपर बेसिकली यहाँ पे फोकस किया था एग्जामिनर ने और उलझाया था कहीं ना कहीं। पहला आ रहा है ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। तो ग्रॉस प्रेशर, तो ध्यान रखना यहाँ पे हम सॉइल प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो सॉइल अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफर करा था, तो उसको हमने Q से डिनोट किया, ग्रॉस के लिए G लगा दिया, QG। ग्रॉस के लिए हमने G लगाया, Q मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था व्हाट वाज द Q, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ फुटिंग कंस्ट्रक्टेड विद द बेस एट अ डेप्थ DF बिलो द ग्राउंड सरफेस द टोटल प्रेशर। चेक करना बच्चे, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ऑल द फिगर था मेरे पास। यहाँ पे ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है बच्चे इस तरह से, और ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, दिस इज माई ग्राउंड सरफेस। ये लोड आ रहा है और यहाँ पे मेरा बैक फिलिंग सॉइल भी होगा जिसको हमने बैक फिल्ड किया है। यहाँ पे मेरा बेस सॉइल है और ये मेरा फुटिंग है, तो ये फुटिंग लिख देता हूँ। चलो अब इसमें क्या है बच्चे, एक तो इसमें एक्सटर्नल लोडिंग मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड आएगा, वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है। वेट ऑफ फुटिंग मतलब सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन वो रहेगा। मान लो इसको लोड को W1 बोल दो, इसको W2 बोल दो, और जो बैकफिल सॉइल है उसका जो सेल्फ वेट है उसको W3 बोल दो बच्चे। और जो वेट है जो सॉइल फिल ओवर द फुटिंग जिसको हमने बैकफिल किया, इन तीनों के कारण जो प्रेशर डेवलप होगा, इन तीनों वेट के कारण जो प्रेशर डेवलप होगा एट द दिस लेवल, किस लेवल पे, जो मेरा फाउंडेशन का बेस है उस लेवल पे, तो उस प्रेशर को बोला गया है उस प्रेशर को बोला गया है ग्रॉस बियरिंग प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। समझ गए बात को बच्चे। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि जो ग्रॉस बियरिंग प्रेशर है वो किन किन चीज़ों के कारण है। तो ग्रॉस बियरिंग प्रेशर इज द सम ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग या लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर प्लस सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन प्लस ओवरबर्डन सॉइल या बैकफिल्ड सॉइल। इसको हम ओवरबर्डन भी बोलते हैं बच्चे, दिस इज ओवरबर्डन सॉइल। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको हम ओवरबर्डन भी बोलते हैं। समझ रहे बात को। तो तीनों का सम ये ऑप्शन ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है, आया हुआ सवाल है पेपर के अंदर। समझिए बात को। अब ये जो ग्रॉस प्रेशर है, चेक करना, ये जो ग्रॉस प्रेशर है सॉइल सेफली जितने प्रेशर को बियर कर सकती है उसके बराबर भी हो सकता है। मतलब ये जो लोड के कारण जो प्रेशर आया एट दिस लेवल, जो इंटरफेस है मेरा फाउंडेशन और सॉइल का, ये प्रेशर की वैल्यू सॉइल सेफली जितने प्रेशर को बियर कर सकती है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन फॉर द डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम हमेशा ये चाहेंगे कि जितना भी लोडिंग के कारण प्रेशर डेवलप हो रहा है एट द इंटरफेस ऑफ द फाउंडेशन एंड सॉइल, वो हमेशा सॉइल की सेफ बियरिंग प्रेशर से कम ही होना चाहिए। समझ रहे बात को। मतलब एसपीसी और सॉइल से कम होना चाहिए, बियरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए। तो इसको बोला गया है ग्रॉस प्रेशर लोडिंग इंटेंसिटी। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। अच्छा, दूसरा ये बात कर रहे हैं यहाँ पे नेट। अगले चेक करना बच्चे, नेट प्रेशर या नेट लोडिंग इंटेंसिटी। तो Q वैसे रखना है, अपवर्ड प्रेशर है ये, और यहाँ पे N लगा दो या नेट लिख दो, जो भी आप लिखना चाहते हो, तो ये बन गया नेट प्रेशर। तो ये नेट प्रेशर क्या है, द डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग। अब जो फुटिंग के नीचे वाली सॉइल है बच्चे, उसमें जो डिफॉर्मेशन निकल के आएगी, उसकी जो सेटलमेंट होगी, आप कुछ भी बोल दो, या उसका जो फेलियर होगा, शेयर फेलियर, वो किसके कारण होगा, वो होगा उस लोड के कारण जो एक्सेस में लगा होगा एज कंपेयर टू पास्ट लोड। क्या बोला, समझाता हूँ बच्चे। ये मान लो ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। मैंने फुटिंग को रखना है इस लेवल पे, ये मेरा फुटिंग लेवल है, ये मेरा फुटिंग लेवल है, फुटिंग मेरा यहाँ पे बनेगा आगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पे इतना सॉइल को एक्सक्वेट किया, पिट खोदेंगे ना पहले, ये सारा का सारा सॉइल क्या करोगे आप, यहाँ से एक्सक्वेट करोगे, इस सॉइल को एक्सक्वेट करोगे। अब चेक करना कितनी डेप्थ तक आप सॉइल एक्सक्वेट किए, DF। अब इस सॉइल का कोई ना कोई तो यूनिट वेट होगा। अगर ग्राउंड वाटर टेबल की वैल्यू इस लेवल से नीचे है तो गामा बल्क होगा, दैट इज बल्क यूनिट वेट। ये रो बल्क होगा, बल्क डेंसिटी। तो अगर आप उस बल्क यूनिट वेट को, अगर आप उसको बल्क यूनिट वेट को डेप्थ ऑफ सॉइल जितना एक्सपेक्ट किया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक प्रेशर निकल के आ जाएगा, क्योंकि गामा बल्क का यूनिट होता है न्यूटन या किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग आपका मीटर में होगा बेसिकली। समझ रहे बात को। तो ये वो प्रेशर आ गया जो इस लेवल पे लग ही रहा था बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग और फाउंडेशन। तो जब आपने इस वाली सॉइल को यहाँ से हटा दिया, और हटाने के बाद जब आपने यहाँ पे अपना फाउंडेशन बनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, और फिर आपने बैक फिलिंग भी कर दिया, तो बोले मतलब क्या है, अब मेरे पास इस प्रेशर से एक्सेस में कितना और प्रेशर है। मतलब मान लो ये प्रेशर लग रहा था 50 यूनिट का,
अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर निकला, ये वाला टोटल प्रेशर, जिसमें ग्रॉस प्रेशर की हमने बात करी, मान लो वो निकल के आया मेरा 100 वैल्यू, वो ग्रॉस प्रेशर 100 था, तो 100 में से आप 50 हटा दोगे, मतलब अभी इस लेवल के ऊपर कितना एक्सेस में प्रेशर आ रहा है, वो तो 50 ही है ना, क्योंकि 50 तो पहले से ही झेल रही थी सॉइल उस लेवल की। तो ये ध्यान रखना, हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो बच्चे, जब भी नेट वर्ड लगा होगा, खासकर फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो डेफिनेशंस हैं, तो वहाँ पे आपने गामा इंटू डी एफ, तो ये मेरा एक सरचार्ज हो गया, गामा इंटू डी एफ, इतनी वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। अच्छा, ये गामा, यहाँ पे जनरल में गामा बोल रहा हूँ बच्चे, तो गामा बल्क भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे आपका कहीं ग्राउंड वाटर टेबल है, यहाँ पे कहीं ग्राउंड वाटर टेबल है बच्चे, तो फिर ये गामा सबमर्ज बन जाएगा, दिस विल बी गामा सबमर्ज। ठीक है, उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, गामा सबमर्ज बन जाएगा। अब यही स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चे लिखी गई हैं, फ्रेम करी गई हैं, जो अभी मैंने आपको बताई। डिफॉर्मेशन सॉइल का बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, फुटिंग के बेस के नीचे जो सॉइल का डिफॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉज्ड ओनली बाय द प्रेशर ओवर एंड अबव दैट विच एग्जिस्टेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। मतलब जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, उससे बनने से पहले सॉइल के ऊपर जिस लेवल पे फुटिंग या फाउंडेशन को रेस्ट कराना है, अल्टीमेटली उस लेवल पे कोई ना कोई तो प्रेशर रहा होगा ना, सॉइल के खुद के कारण। अब खुद के कारण जो प्रेशर आया, मान लो 50 यूनिट था समझने के लिए, अब स्ट्रक्चर बना, उसके कारण प्रेशर आ रहा है 500 यूनिट, तो कितना एक्सेस में आया, 450 यूनिट, तो उसे बोला गया है नेट प्रेशर या नेट लोडिंग इंटेंसिटी QN। समझ रहे बात को? तो जो QN होगा, दैट इज नेट प्रेशर, आप कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रेशर में से आप गामा इंटू DF घटा लोगे। अभी मैंने आपको बताया ये, अगर वाटर टेबल का इफेक्ट कंसिडर किया जा रहा है, तो फिर ये आपका गामा सबमर्ज बन जाएगा, दैट इज सबमर्ज यूनिट वेट। समझ रहे बात को? गामा बल्क बड़ा होता है और गामा सबमर्ज आपका छोटा होता है, दैट वी ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, ये सॉइल की प्रॉपर्टीज में हम सबसे स्टार्टिंग में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चे, इसी में ही उलझा देगा आपको, वो ये लिख के दे देगा, ठीक है, और पूछेगा ये किस तरह का आपके पास यहाँ पे प्रेशर है, नेट प्रेशर है या ग्रॉस प्रेशर है या अल्टीमेट बीयरिंग प्रेशर है, लाइक दैट वन। अब चेक करना बच्चे, नेक्स्ट आ रहा है अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी QU। तीसरा जो टर्म आ रहा है वो है अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी QU। अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, Q तो आ गया आपके पास बच्चे प्रेशर, बीयरिंग प्रेशर, U मतलब अल्टीमेट हो गया ये। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, इफ लोड एट द बेस ऑफ फुटिंग इज ग्रेजुअली इंक्रीज, तो मैं आपको ड्रॉ करके भी देता हूँ बच्चे। ये लो, मान लो हमारी ये फुटिंग है, ये मैं यहाँ पे ग्राउंड सरफेस मार्क कर देता हूँ, लेट बी ग्राउंड सरफेस GS। ये सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी है बेस सॉइल है, इस माई बेस सॉइल, ये मेरी फुटिंग है, और यहाँ पे मान लो हमारा ये ओवरबर्डन या सरचार्ज है, या आप इसको बैकफील्ड सॉइल बोल दो। समझे बात को? अब देखो बच्चे, अब देखो क्या है यहाँ पे, इफ लोड एट द बेस ऑफ फुटिंग इज ग्रेजुअली इंक्रीज। मान लो यहाँ पे लोड लगा पहले, से एग्जाम्पल 100 यूनिट का, 100 यूनिट का यहाँ पे लोड लगा, सिर्फ समझने के लिए 10 यूनिट इस बैकफील्ड सॉइल का लोड था, और मान लो 30 यूनिट इस फुटिंग का सेल्फ वेट था। तो अभी टोटल कितना लग रहा है, अभी टोटल यहाँ पे कितना लग रहा है इस लेवल पे, तो 100 सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आया, दैट इज एक्सटर्नल लोड, प्लस 10 जो इस बैकफील्ड सॉइल का है, प्लस 30, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 140, 140 यूनिट इतना लग रहा है। लेकिन अभी सेफ है, मान लो मैंने इसको बढ़ाया, 100 से कर दिया मान लो 150, ठीक है, 150 से कर दिया 200, मान लो मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते 250, 300, 350, मान लो मैं इसको लेके गया, जैसे 400 पे लेके गया 400 पे, मतलब मैं लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ बच्चे। फुटिंग बना दोगे, उसको वेट को आप कम ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आपने सॉइल जो यहाँ पे बैकफिल करी है इस डेप्थ तक, ये ग्राउंड सरफेस है, उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। तो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया 3 स्टोरी का, फिर आपने इसको 4 स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम तो आपने इरेक्ट करके रखे थे, 5 स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया, 10 स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर से एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है, वो हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसको हम वेरी कर रहे हैं। तो अगर वो लोड, इफ लोड एट द बेस ऑफ फुटिंग वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं, एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन लोड विल कॉज द शेयर फेलियर ऑफ द सपोर्टिंग सॉइल। जो नीचे वाली जो बच्चे बेस सॉइल होगी वो फेल हो जाएगी, किसमें, शेयर में, मतलब सॉइल की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाएगी, मूव कर जाएगी, इससे शेयर फेलियर हो जाएगा।
क्या आप बात समझ पा रहे हो? अब चेक करना, अगर वो वैल्यू 400 पे निकल के आई, अगर वो वैल्यू 400 पे निकल के आई बच्चे, तो ये जो 400 वैल्यू है, ये 400 एक्सटर्नल लोड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना लगा, 400 प्लस 10 जो यहाँ पे बैकफील्ड सॉइल था प्लस 30 जो सेल्फ वेट था, तो ये टोटल 440 पे फेल हुई जाके। टोटल कितने पे फेल हुई बच्चे? 440 पे फेल हुई। समझ रहे बात को? अब जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी होती है, तो ये मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, चेक करना, ग्रॉस प्रेशर में एक्सटर्नल लोडिंग दैट इज सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आएगा उसको कंसीडर करोगे, सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग को कंसीडर करोगे, और जो बैकफील्ड अगर बैकफील्डिंग की होगी अगर, तो बैकफील्ड सॉइल का भी वेट कंसीडर करोगे। तो तीनों चीजें तो कंसीडर करिए यहाँ पे। तो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर कितना आप लगा सकते हो, इंटेंसिटी of the loading that soil can support before it fails in shear failure। 400 लगाया, मान लो 400 पे फेल नहीं हुई, हल्का सा 400 से ऊपर वैल्यू गया तो फेल हो गया। अब 400 पे फेल होने का मतलब ये नहीं है कि खाली 400 लगा बच्चे, वहां पे 440 लगा है ना। आपने यहाँ पे फुटिंग बनाया, उसका भी तो सेल्फ वेट है, यहाँ पे बैकफील्ड सॉइल है, उसका भी तो सेल्फ वेट है। तो बोलने मतलब क्या है कि जैसे ही आपने एक परमिसिबल या एक मैक्सिमम, नॉट परमिसिबल सॉरी, जैसे आपने एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया, अब उससे आपने हल्का सा वैल्यू बढ़ाया तो आपका जो सॉइल है वो फेल हो गया। तो डेफिनेशन के ऊपर वर्क करना बच्चे, पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है, पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है बच्चे, देखो, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर इट फेल्स इन शियर। सॉइल शियर में फेल होने से पहले मैक्सिमम कितने लोड को या प्रेशर को बियर कर पा रही थी, उसको बोला गया है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दैट इज QU। आया हुआ है पेपर के अंदर, ए में पूछा हुआ है सवाल ये, ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल था, कोई न्यूमेरिकल था। अब दूसरा इसका डेफिनेशन और भी है बच्चे, इसी में उलझाया था उसमें, और क्या है, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग एट विच सॉइल फेल्स इन शियर। ऊपर बोल रहा है कि सॉइल फेल नहीं हो रहा है, फेल होने से पहले वो मैक्सिमम कितना लोड अलाउ कर सकती है सॉइल, या प्रेशर कितना बियर कर सकती है कि सो दैट वो शियर में फेल ना हो। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है कम से कम इतना तो ग्रॉस प्रेशर होना ही चाहिए, कम से कम इतना तो ग्रॉस प्रेशर सॉइल को रजिस्ट करना ही है कि भाई उसके बाद वो सॉइल अगर आपका फेल हो रहा है तो चलेगा। तो देखो, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट विच सॉइल फेल्स इन शियर, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 400 अगर वैल्यू थी तो 400 प्लस 10 जो बैकफील्ड सॉइल का वेट था प्लस 30 ये आपकी फाउंडेशन का सेल वेट था, तो 440। वैल्यू तो वही है ना, वैल्यू थोड़ी बढ़ा, वैल्यू थोड़ी कम हो, लेकिन उसको बताने का तरीका चेंज कर दिया। पहले बोला कि मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी विच बेस सॉइल कैन रजिस्ट या अलाउ सेफली विदाउट शियर फेलियर। शियर फेलियर नहीं हुआ, मैक्सिमम प्रेशर बताओ कितना। जब सॉइल शियर में फेल कर रहा है, हमने बोला मिनिमम कम से कम इतना तो उसको ग्रॉस प्रेशर बियर करना ही है, तो मिनिमम में भी हमने वही वैल्यू बताई, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर दैट सॉइल कैन रजिस्ट एट शियर फेलियर, ठीक है, विच सॉइल फेल्स इन शियर। देखो यहाँ पे बोला सॉइल फेल हो गया शियर में, और यहाँ पे बोला बिफोर इट फेल्स इन शियर। दोनों स्टेटमेंट ऑल्दो इनका मतलब एक ही निकल के आ रहा है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज किया एग्जामिनर ने, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है और बच्चे कंफ्यूज हो गए वहाँ पे। अब चेक करना, अल्टीमेट जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बट आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फुटिंग। अच्छा, ये बोल रहा है, चेक करना बच्चे, कि जो आपने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बोला कि सॉइल सेफली इतने प्रेशर को उठा सकती है, ये खाली सॉइल के साथ लिंक नहीं है, आपने उस सॉइल के ऊपर जो फाउंडेशन बनाई है उस फाउंडेशन का साइज क्या है। अगर फाउंडेशन का साइज ज़्यादा होगा तो वो जो लोड होगा लार्जर एरिया में जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सॉइल में प्रेशर बचे कम आएगा, वो जो सॉइल में आपका प्रेशर अपवर्ड प्रेशर डेवलप होगा वो कम होगा, तो सॉइल सेफ रहेगा। तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगा इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये खाली सॉइल के साथ लिंक नहीं है, ये सॉइल की प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड नहीं है, बट आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फुटिंग। फुटिंग की क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियाँ, लाइक फुटिंग का साइज, फुटिंग की शेप, फुटिंग की डेप्थ, ठीक है, मोड ऑफ लोडिंग, किस तरह का लोड लग रहा है, एक्सियल लोड है, कॉन्सेंट्रिक है, एक्सेंट्रिक लोड है। एक्सेंट्रिक लोड में आपको पता है एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो शेप में क्यों बोल रहा है, अभी मैंने आपको एक कंबाइंड फुटिंग का एग्जांपल दिया था कि 2 कॉलम है और इस कॉलम के ऊपर मान लो P1 के ऊपर लोड, कॉलम 1 के ऊपर लोड P1 है, कॉलम 2 के ऊपर लोड P2 है, मान लो P2 इज मच ग्रेटर देन P1,
तो उस कंडीशन में कॉलम 2 के नीचे वाला जो फाउंडेशन होगा वहाँ से ज़्यादा लोड सॉइल में जाएगा, ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम भाई उस साइड का सॉइल को सेव करना चाहेंगे, फाउंडेशन को सेव करना चाहेंगे। शेप चेंज हो गया। तो खाली ये सॉइल के साथ लिंक नहीं है, ये जो हमारी फाउंडेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी लिंक्ड है। नेक्स्ट है नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। अगला जो मेरे पास यहाँ पे बच्चे टर्म है वो है नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। अब देखो नेट एन लगा दिया, अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी के लिए क्यू यू तो लिखा ही हुआ था, तो क्यू एन यू निकल के आ जाएगा नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। अब इसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है, मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट बेस ऑफ फाउंडेशन दैट सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर फेल्स इन शियर। ये बच्चे वही चीज़ है लेकिन नेट वर्ड लगा दिया। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी लिखता हूँ और मुझे नेट बीयरिंग कैपेसिटी लिखना होगा क्यू एन यू, तो मैं क्या करूँगा, उस अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी से वो जो मेरा सरचार्ज है, ओवरबर्डन प्रेशर है गामा इंटू डी एफ, वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। और वो नेट प्रेशर वो प्रेशर था जो बेसिकली सॉइल के ऊपर लगा उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद, समझ रहे। तो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी देखो बोल रहा है, मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कहाँ पे, एट द बेस ऑफ फाउंडेशन दैट सॉइल कैन सपोर्ट, सॉइल सपोर्ट कर सकती है बिफोर फेल्स इन शियर, शियर में फेल करने से पहले मैक्सिमम कितना नेट प्रेशर इंटेंसिटी हमारी फाउंडेशन वाली सॉइल रजिस्ट कर सकती है। ध्यान रखना मैक्सिमम लगा है तो वहाँ पे आपने फेलियर को नहीं बोला है, बिफोर फेलियर। अगर मिनिमम बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो जब सॉइल फेल हो रहा है तो कम से कम इतना तो उसको प्रेशर या लोड रजिस्ट करना ही चाहिए था। तो मिनिमम में भी हमने जो वैल्यू पिक करी वो मैक्सिमम वाली वैल्यू ही पिक करी है, राइट। तो ये जो हमारा नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी निकल के आता है बच्चे, वो डिफरेंस निकल के आता है किसका, अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी का और ओवरबर्डन प्रेशर का। तो मैंने आपको बताया ये मेरा ओवरबर्डन प्रेशर है, सरचार्ज है, कुछ भी बोल दो, राइट, गामा इंटू डी एफ। तो मेरा जो क्यू एन यू होता है दैट इज नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, वो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी इज द अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी माइनस इसमें से आप गामा इंटू डी एफ कर लो। अगर ग्राउंड वाटर टेबल का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है तो यहाँ पे गामा की जगह गामा सबमर्ज आ जाएगा। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि गामा सबमर्ज तो छोटा होता है गामा बल्क से भी, समझ रहे बात को। अगला जो बच्चे यहाँ पे डेफिनेशन है वो है नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। पहले था नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, इससे पीछे हमने अभी पढ़ा नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। और नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को आपने बोला कि जो ग्रॉस बीयरिंग कैपेसिटी होगा उसमें से आप गामा डी एफ घटा दो। फिर से सुनो बच्चे, ये क्योंकि ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये अगर फाउंडेशन है, ये अगर फाउंडेशन है, ये मानो ग्राउंड सरफेस है, तो हमने बोला ये वाली वैल्यू 400, ये वाली वैल्यू थी 10 और इसका सेल वेट था 30। तो इस लेवल पे, बेस ऑफ फाउंडेशन के लेवल पे अगर हम 440 मैक्सिमम इतना, अगर हम 440 प्रेशर इंटेंसिटी ये लगा रहे हैं तो हमारा जो सॉइल है वो अभी शियर में फेल नहीं किया। जैसे 440 से ऊपर बड़ा हल्का सा तो फेल हो गया। तो दिस इज मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर दैट सॉइल कैन रजिस्ट या सपोर्ट बिफोर शियर फेलियर। ये है अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, ये आया अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। फिर हमने बोला नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट में क्या है भाई, इस फाउंडेशन के बनने से पहले यहाँ पे तो मिट्टी तो थी ही, बोले मतलब वो जो सॉइल आपने हटाई जिसका आपने यूनिट वेट अगर गामा बोला और कितना डेप्थ में यहाँ पे एक्सकवेशन किया दैट इज डी एफ, तो भाई इतना प्रेशर तो पहले से भी लग रहा था। तो जब आपने उस प्रेशर को घटाया, उसमें से जब आपने उस प्रेशर को घटाया, कितना था ये 10 मान लो, तो ये 430 वाला जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये है आपका नेट अल्टीमेट बीयरिंग प्रेशर। ठीक है जी। अब बच्चे वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है। अब नेक्स्ट आ रहा है नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, जिसको डिनोट किया गया है क्यू एन एस से। क्यू एन हो गया नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, एस के लिए सेफ लगा दिया। तो नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी क्यू एन एस क्या बोल रहा है, इट इज़ मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। ध्यान रखना नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, नेट वर्ड लगा दिया, मतलब इसमें ओवरबर्डन या सरचार्ज प्रेशर नहीं आने वाला आपका। और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मतलब बिफोर शियर फेलियर से बात करोगे आप, मतलब सॉइल शियर फेल करने से पहले कितना मैक्सिमम प्रेशर या लोड को सपोर्ट कर सकती थी। ये चीज़ें हमेशा याद रखना, आराम से आप नंबर सिक्योर कर लोगे यहाँ से डेफिनेशन से। इट इज़ अ मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट सॉइल कैन सेफली सपोर्ट विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेलियर। शियर फेलियर का रिस्क होने से पहले सॉइल ने मैक्सिमम कितने यहाँ पे लोड को या नेट प्रेशर को यहाँ पे सपोर्ट किया, दैट इज द नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। अब बच्चे ये जो नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी है क्यू एन एस, इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकाला जाता है बच्चे, जो नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी है उसको भाग कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारी फाउंडेशन इंजीनियरिंग में वो 2.5 से 3 के बीच में रहता है सॉइल के लिए।
तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये भी पूछता है आपसे, पेपर में आ चुका है हिमाचल जेईई के अंदर कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है आपका सॉइल के लिए, तो आंसर है वो 2.5 से 3 के बीच में है, राइट। तो निकाल दिया बच्चे आपने। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ आप देख सकते हो बच्चे, इसमें भी आप एक चीज़ देख सकते हो, क्या देख सकते हो, ये जो नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी था दैट वाज द ग्रॉस प्रेशर माइनस ओवरबर्डन प्रेशर, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो 2.5 से 3 है बच्चे, समझ रहे बात को। नेक्स्ट आ रहा है ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, नेक्स्ट आ रहा है ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। ग्रॉस वर्ड लगा है, सेफ भी लगा दिया, ग्रॉस वर्ड लगा है, सेफ भी लगा दिया। इससे पीछे आपने लिखाया नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर, इससे पीछे ये जो QNS नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर, तो बच्चे जैसे ही नेट में आप अगेन ओवरबर्डन ऐड करोगे तो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस में से आप ओवरबर्डन घटाओगे तो वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ना एग्जांपल आपने बोला नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी इक्वल टू अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी माइनस गामा DF लिखा था। अगर आपने अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी लिखना होगा तो उस नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी में गामा DF जोड़ दो, अगर मान लो आपको ये वैल्यू दी है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, समझ रहे हो। तो जो ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी है, कैसे आपने लिखा नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, इसमें आपने वो ओवरबर्डन या सरचार्ज की वैल्यू आपने जोड़ दी गामा इंटू DF की, समझ रहे हो। तो ये जो QNS की वैल्यू है बच्चे, QNS, तो नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कैसे लिखा, दैट वाज द अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी माइनस सरचार्ज डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही तो बताया अभी आपको QNU, ये देखो इधर ये तो लिखा, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे सेफ ग्रॉस प्रेशर निकाल रहे हो, ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हो, नॉट प्रेशर, ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी आप निकाल रहे हो, उस केस में बच्चे आपने जो सरचार्ज यहाँ पे द्वारा ऐड किया उसके ऊपर आपने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाना है, उसके ऊपर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे भी बताइए, देखना बच्चे यहाँ पे एक चीज़ देखो, इट इज़ प्रीफर्ड टू यूज़ ओनली नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, ये प्रीफर किया जा रहा है कि हम नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, जैसे हम बात करते हैं ना सेफ बीयरिंग कैपेसिटी SBC, तो जनरली ये नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी ही है, तो इट इज़ प्रीफर टू यूज़ नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी इन द कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, इंस्टेड ऑफ ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी यूज़ करने से अच्छा है, बेटर है हम नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी यूज़ करें, क्योंकि नेट में क्या है बच्चे, नेट में आपने वो जो सरचार्ज ओवरबर्डन था उसको आपने हटाया, क्योंकि हमारा जो सॉइल ओवर स्ट्रेस्ड हुआ वो तो स्ट्रक्चर के बनने के कारण हुआ ना। पास्ट में मान लो पिछले 200 सालों से जो सॉइल के एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर प्रेशर आ रहा था उसके खुद के वेट के कारण वो तो लग ही रहा था, उतने को तो सपोर्ट कर ही रही थी, वो फेलियर नहीं हो रहा था। अब रिसेंटली को स्ट्रक्चर बना, ऑफकोर्स लोड ज़्यादा हुआ या कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस गलत थी तो सॉइल का फेलियर हो गया। आप देख भी रहे हो बहुत सारी डिवोस्टेशन हुई है अभी भी। नेक्स्ट आ रहा है नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर, ये लो अगला आ गया नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर। अब अच्छा जब ये बीयरिंग प्रेशर वर्ड आएगा अगेन ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखना, ये सेटलमेंट क्राइटेरिया के साथ लिंक्ड है, दिस इज लिंक्ड विद द सेटलमेंट क्राइटेरियन, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। बीयरिंग कैपेसिटी शेयर क्राइटेरियन के साथ लिंक्ड है, सेटलमेंट क्राइटेरिया आपका यहाँ पे प्रेशर के साथ लिंक है। तो आ रहा है नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर, नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर, अब इसको QNS से बोला गया है, अब प्रेशर है ये, दिस इज नॉट नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, इट इज़ अ मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, ये वही चीज़ है बच्चे, डेफिनेशन वही है, इट इज़ अ मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर इट फेल्स ड्यू टू एक्सेसिव सेटलमेंट। सॉइल में एक्सेसिव सेटलमेंट हुआ मतलब परमिसिबल सेटलमेंट से ज़्यादा सेटलमेंट हो रहा है आपकी सॉइल में, ऑफकोर्स जो स्ट्रक्चर बना होगा वो फेल हो जाएगा, जब फाउंडेशन ही आपका सेटल कर जाएगा उससे ज़्यादा। तो मैक्सिमम कितना लोडिंग इंटेंसिटी आपकी सॉइल ने रजिस्टर किया या अलाउ किया या सपोर्ट किया बिफोर इट फेल्स इन सेटलमेंट। अब वो सेटलमेंट क्या है कि सेटलमेंट की वैल्यू अगर एक्सेसिव रहेंगी दैट इज वो परमिसिबल सेटलमेंट की वैल्यूज़ को एक्सीड कर जाएंगे तो फेल हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू, ये ध्यान रखना बच्चे। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड नहीं किया गया था, जैसे पीछे यहाँ पे नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी में दिया गया था, क्योंकि नेट सेफ अगर ये नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी है, लो ऐसे लिखता हूँ, अगर ये नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी है तो ये आपका क्या था, नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी वॉज इक्वल टू नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लेकिन नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर में कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाना है आपने, क्यों नहीं लगाना है कि हमारे स्टैंडर्ड में जो BIS ने यहाँ पे हमें परमिसिबल वैल्यूज़ दे के रखी हैं बच्चे, ऑलरेडी उनमें हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा हुआ है। अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगाते हैं,
जैसे एन एग्जांपल हमने बोला कि हमारी सॉइल में जो परमिसिबल सेटलमेंट है, सेम एग्जांपल वो अगर आइसोलेटेड फुटिंग है सैंडी सॉइल के ऊपर है तो मान लो हमारा 40 mm में टोटल सेटलमेंट, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ लगा है। तो अगर इन फ्यूचर में वो 40 से मान लो 42 होता है, 45 होता है, तो हमारा जो सॉइल है तो वो क्या करेगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में वैल्यूज़ उससे ज़्यादा होती है। हम अपने डिज़ाइन में खुद को सेव करने के लिए जो परमिसिबल वैल्यू लेके चलते हैं वो कम लेके चलते हैं, ध्यान रखना हमेशा ही। हम हमेशा ही स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करते हैं और लोडिंग को बढ़ा देते हैं। वी वांट टू बी इन द मोर सेफर जोन, और कोई रीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन सेम ही है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा सेटलमेंट क्राइटेरिया आ जाएगा, दैट इज प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है अलाउएबल बीरिंग प्रेशर। अलाउएबल, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अलाउएबल बीरिंग प्रेशर। तो अलाउएबल नेट बीरिंग प्रेशर भी आप बोल सकते हो उसको। तो अब सेफ बोल दो या अलाउएबल बोल दो, जनरली बात एक ही होती है, ठीक है। तो अलाउएबल नेट सेफ बीरिंग प्रेशर, तो इट इज़ अ मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी इम्पोज ऑन द सॉइल विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ द शियर और सेटलमेंट फेलियर। मतलब ये जो आपका अलाउएबल बीरिंग प्रेशर है, देखो फिर से बच्चे, अलाउएबल बीरिंग प्रेशर है QA नेट, तो इसमें आप चाहते नहीं हो कि सॉइल आपका शियर में फेल करे, सॉइल आपका सेटलमेंट में फेल करे। तो सॉइल फॉर एग्जांपल सॉइल शियर में फेल ना करे, मैक्सिमम लोडिंग इंटेंसिटी या मैक्सिमम नेट लोडिंग इंटेंसिटी मान लो वो निकल के आया था 430 यूनिट। सॉइल आपका सेटलमेंट में फेल ना करे, मतलब जितना भी सेटलमेंट हो हमारी फाउंडेशन का वो परमिसिबल वैल्यू के अंदर रहे। मान लो वैल्यू निकल के आ रही है, फॉर एग्जांपल 410 यूनिट, 410 यूनिट, तो इन दोनों वैल्यू में से एक 430 है बच्चे, एक 410 है। तो सॉइल में जब लोड पड़ेगा तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू अचीव हो जाएगी, छोटे वाली। तो हम चाहते नहीं हमारी सॉइल फेल हो, क्योंकि अगर सॉइल में एक्सेसिव सेटलमेंट होगा तब भी फेल हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। सॉइल अगर शियर में फेल करेगा तब भी हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू छोटी होगी हम ये बोलेंगे कि हमारी सॉइल के ऊपर मैक्सिमम इतना अगर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग या प्रेशर आ रहा है चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही बच्चे यहाँ पे बात बोला गया है कि इट इज़ अ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी इम्पोज ऑन सॉइल विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ शियर एंड सेटलमेंट फेलियर। ना तो सॉइल शियर में फेल करे, ना तो सॉइल सेटलमेंट में फेल करे। बताओ कितना आप प्रेशर लगा सकते हो, उसको टेक्निकली बोला गया है अलाउएबल बीरिंग प्रेशर, समझ रहे हो। हैंस इसीलिए स्मॉलर वैल्यू ऑफ द नेट सेफ बीरिंग कैपेसिटी जो शेयर क्राइटेरियन के ऊपर है एंड नेट सेफ बीरिंग प्रेशर जो यहाँ पे सेटलमेंट क्राइटेरिया के ऊपर है, ये यहाँ पे वैल्यू पिक की जाती है और इसको बोला जाता है अलाउएबल बीरिंग प्रेशर। समझ रहे बात को। तो बच्चे ये डेफिनेशन थी, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो अभी मैंने आपको बताई हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी बच्चे अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो के एंड में हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है बच्चे, उसमें आप कमेंट कर सकते हो। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं दे कैन कनेक्ट विद अस। तो यहाँ पे अभी इस वीक या नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा और डेली मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आऊँगा। अगेन मैं बेहतरीन क्वेश्चन भी यहाँ पे फ्रेम करने वाला हूँ और कुछ मैंने किए हैं जो आप पेड ग्रुप में तो मेरे ख्याल से आज से डलना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें भी हम बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी एग्जाम में आने की। फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। क्योंकि सिलेबस वॉस्ट होता है तो कई बार आपने चीज़ें पढ़ के रखी होती हैं, आप दोबारा उनको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो कैसे उसको इंटरेस्टिंग वे में ही पढ़ना है, कैसे स्मार्टली आपको वर्क करना है, याद भी रखना है, पेपर निकालना है अल्टीमेटली। ओके, तो दैट वी विल हेल्प यू गाइज। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए तो अभी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन जो हमने टॉपिक किया फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी तो रहती है जिसके ऊपर एक उलझा सा हुआ सवाल डाला था HPPSC ने। ऑल्दो यही का एग्ज़ाम था लेकिन थ्योरेटिकल सवाल था। उस तरह के क्वेश्चन हमारे जेई में किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, और ऑलरेडी इस 10 क्वेश्चन के सेशन में SSC जेई, स्टेट जेई, स्टेट एई जो क्वेश्चन आए हैं ऑप्शन से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करके। तो पहला सवाल पूछ रहा है कि सेफ बीरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, मैंने आंसर भी साथ में फ्रेम किया है। कोशिश की है कि आप जो बच्चे बिल्कुल नए हैं या जो अपना स्टडी छोड़ चुके हैं, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप ये डिटेल आंसर से भी अपना प्रेपरेशन को दोबारा चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रेपरेशन कहाँ तक हुआ है या आपको कितना और रिक्वायरमेंट है। तो सेफ बीरिंग कैपेसिटी के बारे में सवाल है कि ये सेफ बीरिंग कैपेसिटी
किसके बराबर होता है। तो अभी हमने सेशन में देखा कि अगर मैं सेफ बीरिंग कैपेसिटी की बात करूं तो जो अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, जब हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें डिज़ाइन बीरिंग कैपेसिटी मिल जाता है, दैट इज़ SBC ऑफ द सॉइल, जिसके लिए हम अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर से जो लोड जाएगा सॉइल में वो सेफली इतना ट्रांसमिट हो सकता है या सॉइल इतना अलाउ कर सकती है, राइट। तो कैसे आप इसको आंसर करेंगे, देखो अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी, तो Q तो हो गया यहाँ पे बीरिंग कैपेसिटी और U लगा दिया अल्टीमेट के लिए। अब अगर मैं इसको भाग करता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैंने पहले बता के रखा है कि सॉइल के अंदर हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं वो 2.5 से 3 है। जैसे जैसे हमारा मटेरियल वेरी करेगा उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग होगा, उसकी एप्लीकेशन क्या है उसके लिए अलग होगा, और जब हम लोड कैलकुलेशन करते हैं लोड कैलकुलेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका अलग होता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, राइट। चलिए अच्छा देखो ऑप्शन और भी देख लो। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर मैं यहाँ पे सेफ बीरिंग कैपेसिटी लिखता हूँ दैट इज आल्सो इक्वल टू नेट सेफ बीरिंग कैपेसिटी। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने मार्क भी किया है क्योंकि अभी हमने देखा कि जो नेट सेफ बीरिंग कैपेसिटी है जिसको हमने QNS से डिनोट किया था, तो कैसे लिखा था उसको, नेट अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी को जब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग किया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 से 3 है, स्टेट जेई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सॉइल में कितना लेके चलते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो फाउंडेशन वाले पार्ट से है, उसका आंसर आपको 2.5 से 3 के बीच में रिपोर्ट करना है। अगर रेंज गिवन है तो ये आंसर है, अगर कोई वैल्यू गिवन है तो 2.5 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए तो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या लोडिंग जो सॉइल सेफली सपोर्ट कर सकती है विदाउट शीयर फेलियर, दैट वाज द सेफ बीरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी को आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करोगे, ये अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो कैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ऑप्शन गलत है, मतलब इससे तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ऊपर रखते हो और अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी को नीचे करते हो तो ये 1 सेफ बीरिंग कैपेसिटी बन जाएगा रेसिप्रोकल। ऐसा तो उसने ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है और इवन स्टेटमेंट में इसका कुछ इस तरह का कोई कमेंट है ही नहीं कि आपको रेसिप्रोकल ऑफ द सेफ बीरिंग कैपेसिटी बताना है। नेक्स्ट अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी इंटू 2, मतलब अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी को डबल कर दो, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे स्टैंडर्ड के अंदर। तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन बी सी डी ये गलत है, इनके बिहाफ के ऊपर कोई सवाल भी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट ये देखो मैंने यहाँ पे आपको सारा कंक्लूजन इन द सेंस कि जो ऑप्शन गिवन है लाइक सेफ बीरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ग्रॉस सेफ बीरिंग कैपेसिटी क्या है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे टॉपिक पढ़ने के बाद स्टिल उनके ब्रेन में डाउट था कि ये कैसे हम इनको अप्लाई कर पाएंगे, सवाल कैसे रहेगा, तो मैंने अभी एक सवाल फ्रेम किया। अब दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल जिसमें आपको लिस्ट 1 में बीरिंग कैपेसिटी फ्रेम किया गया और लिस्ट 2 में वो बीरिंग कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है ये मार्क किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको पहले ध्यान से पढ़ो। देखो लिस्ट 1 में बोल रहा है कि अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी को किससे आप शो करते हो, QU से आप शो करते हो, राइट। तो अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी बी में लिख रहा है नेट सेफ बीरिंग कैपेसिटी QNS, फिर बोल रहा है सेफ बीरिंग कैपेसिटी दैट इज QS ओनली। ये चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान करके चलना, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बच्चे हाई है। अच्छा अगर मैं अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी की बात करूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्वेश्चन में ही, तो जो नीचे है देखो अलाउएबल बीरिंग प्रेशर भी दिया हुआ है और ये लिस्ट 2 के ऑप्शन है, तो ये एक जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ दोबारा। तो डी में लिखा है यहाँ पे अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। अब देखो जब भी वो अलाउएबल बीरिंग प्रेशर बोल रहा है तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो जैसा कि अभी हमने पीछे सेशन के अंदर देखा कि जब भी हम सॉइल फेलियर की बात करते हैं तो बच्चे सॉइल 2 ही मैनर में फेल होती है, तीसरा कोई तरीका नहीं है। या तो सॉइल का शेयर फेलियर होगा जब सॉइल की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है, या तो सॉइल एक्सेसिव सेटलमेंट में फेल कर रहा है। एक्सेसिव सेटलमेंट में फेल करने का मतलब क्या है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS या इंडियन स्टैंडर्ड ने जो परमिसिबल वैल्यू दे के रखी एज पर स्टैंडर्ड कोड, तो उनसे ज़्यादा अगर सेटलमेंट निकल के आ रहा है सॉइल का तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा, एक फेलियर होगा जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट फेलियर। तो अलाउएबल बीरिंग प्रेशर में ध्यान रखना, हम जब भी यहाँ पे बात करते थे तो हम मिनिमम वैल्यू लेके चलते थे। मिनिमम वैल्यू किसका, मिनिमम वैल्यू ना ही मेरा सॉइल किसमें फेल हो,
यहाँ पे शीयरिंग में फेल हो, ना ही मेरा सॉइल किस में फेल हो, सेटलमेंट में फेल हो। तो यहाँ पे इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम निकल के आती थी उसको हम आंसर रिपोर्ट करते थे अलाउएबल बीयरिंग प्रेशर। तो पहले तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन चेक कर लो। लिस्ट 2 में आपको गिवन है कि नेट लोडिंग इंटेंसिटी एट विच नाइदर सॉइल फेल्स इन शेयर नॉर इज देयर एनी एक्सेसिव सेटलमेंट, मतलब ना तो सॉइल शेयर में फेल हो रहा है ना तो सॉइल का एक्सेसिव सेटलमेंट फेलियर है। तो बच्चे इसका जो आंसर है बेसिकली वो है अलाउएबल बीयरिंग प्रेशर। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब डी का आंसर बना बच्चे यहाँ पे ये 1 है, मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, एक और आएगा 4 जो मैं लिखता हूँ। मतलब पहला चीज़ डी का बन गया 1, लिस्ट 1 में डी है और लिस्ट 2 में 1 है। इस तरह के सवाल आपकी प्रेपरेशन को चेक करेंगे, आपने चीज़ों को कितने अच्छे से स्टडी किया है, कैसे समझा है, राइट। दूसरा देखो, नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। अच्छा कैसे लिखते थे बच्चे नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी? नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, एक और ऑप्शन पहले देख लो आप, नीचे क्या है, चलो तो यहाँ पे था, मैं लिख देता हूँ डी ऑप्शन अलाउएबल। अब ये थोड़ा सा अलाउएबल बीयरिंग प्रेशर थोड़ा मैनेज करना बच्चे, अलाउएबल बीयरिंग प्रेशर, ठीक है। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा दैट आई विल राइट ऑन द लेटर स्टेज। अच्छा हम बात करते हैं नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी का। ये क्या होता है ये? तो नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को जब आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग किया, अभी पीछे बताया भी था पहला सवाल, नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी क्या है कि जब नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमने भाग किया था, जो 2.5 से 3 वैल्यू रहती है, तो हमें जो यहाँ पे बीयरिंग कैपेसिटी मिलेगा दैट इज नथिंग बट द नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। तो कौन सा इसका मैच किया चेक करना, लिस्ट 1 में बी और लिस्ट 2 में क्या होगा बच्चे 3, नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी क्यू एन यू, क्योंकि यहाँ पे भी नेट है यहाँ पे भी नेट है। अगर आपने सेफ लिखना है तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो चेक करना, ए निकल के आया था कितना, हाँ नहीं डी निकल के आया था हमारा 1, हमने डी से स्टार्ट किया था पहले, डी निकल के आ गया था 1। ए की अभी हम कोई कमेंट कर सकते नहीं क्योंकि अभी 4th वाला जो ऑप्शन है वो दूसरे पन्ने पे है। बी निकल के आया बच्चे 3। सी पढ़ना, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट द सेफ बीयरिंग कैपेसिटी? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी चेक करना बच्चे, मैक्सिमम प्रेशर विच सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर। मैक्सिमम सॉइल कितना प्रेशर बियर कर सकती है, उसमें आप शेयर फेलियर ऑफ सॉइल नहीं होना चाहिए। तो चेक करो बच्चे, यही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है। तो ये बन जाएगा बच्चे आपका सी बन गया बच्चे 2। और अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी ये ग्रॉस प्रेशर होता है ना, है कि नहीं, यही तो है ग्रॉस प्रेशर। तो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी मैं यहाँ लिखता हूँ क्यू यू। अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी क्या था, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सॉइल फेल्स इन शेयर। ध्यान रखना, जब हम बोल रहे हैं कि सॉइल फेल हो रहा है शेयर में, तो कम से कम कितना ग्रॉस प्रेशर आप बेस ऑफ फाउंडेशन पे अलाउ कर सकते हो, समझ रहे बात। तो एक तो मिनिमम के रिस्पेक्ट में है डेफिनेशन और एक मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में है कि सॉइल मैक्सिमम कितना प्रेशर इंटेंसिटी को सपोर्ट कर सकती है विदाउट फेलियर। इसी स्टेटमेंट में HPPSC ने उलझाया था बच्चों को और बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए थे। तो क्या बना बच्चे इसका आंसर, तो ये ए का था, ए का बना 4, बी कितना बना था, बी का बना था 3 मेरे ख्याल से, डी बना था 1, सी बना था 2, है ना। तो 4 3 2 1 चेक करो है कहीं 4 3 2 1, ये देखो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और ये डिटेल्ड में मैंने यहाँ पे बच्चे इसका सॉल्यूशन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, और मुझे लगता नहीं है आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने डाला है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, फाउंडेशन क्या होता है, बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, किस क्राइटेरिया पे हम बीयरिंग कैपेसिटी को नाम कर रहे हैं, सेटलमेंट का क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है अभी सेशन के अंदर, राइट। अगला सवाल देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलता है और अभी तो आपको खाली एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। क्या बोल रहा है कि नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। अब नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, QNS। अगर नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी लिखना है तो वो ये होता है, कैसे लिखोगे बच्चे, अभी थ्योरेटिकल सवाल किया है
तो नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग करेंगे तभी तो मिलेगा ये, है कि नहीं। तो नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग कर दे, इसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एफ लिखा है, ये अंडरस्टैंड करना। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एफ एस बताया, क्वेश्चन के अंदर एफ लिखा हुआ था। तो आपको जो एग्जामिनर है वो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसके ब्रेन को भी रीड करना है बेसिकली, राइट। तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारा आंसर, ऑप्शन बी चेक करो, ये आंसर हो गया। अच्छा देखो ये चेक करना, क्यू यू अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी से जब आप यहाँ पे गामा डी एफ जो मेरा सरचार्ज ओवरबर्डन प्रेशर है बच्चे, तो आपको क्या मिलता था, आपको नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी मिलती थी, समझ रहे मतलब। ऑप्शन सी तब आंसर होता अगर वो नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी पूछता, नेट सेफ की जगह अगर वो अल्टीमेट लिख देता बच्चे तो मेरा आंसर सी बन जाता, ना कि बी, समझ रहे बात को। अच्छा आप अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी में सरचार्ज ऐड कर दो या ओवरबर्डन ऐड कर दो, क्या मिलेगा, कोई यहाँ पे स्पेसिफाइड टर्म नहीं है। हाँ अगर आप नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी में ये गामा इंटू डी एफ जो ओवरबर्डन प्रेशर है बच्चे वो ऐड करोगे तब आपको अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी मिलेगा। तो इसके लिए आप सवाल के लिए भी तैयार रहना, सवाल इन द सेंस न्यूमेरिकल, ये वैल्यू आपको दे के रखेगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की टर्म में, ये वैल्यू गामा का भी आपको वैल्यू दे के रखेगा किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर की टर्म में, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको मीटर में दे के रखेगा, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा होगा। तो आपको बाय ओन अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे कौन सा मेरा फॉर्मेशन यूज़ होगा जिसकी हेल्प से मैं आंसर रिपोर्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, राइट। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेज सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। देखो मैंने कोशिश करी है कि जो टॉपिक किया, ऑल दो टॉपिक हमारा छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जामिनर आपको उलझाता है, तो उस टॉपिक से जितने तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश करी है बनाने की। अब चेक करो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, तो बच्चे जो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी है और जो नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी है वो एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना कि सर सुबह जो आपने कराया, अभी जो कराया आपने, उसमें नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी था, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी नहीं था। तो बच्चे दोनों एक ही बात है। और नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कैसे लिखते हो आप, नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, इसको आपने भाग कर दिया किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अब मुझे एक बात बताओ, चलो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल जो रिजल्ट होंगे वो छोटे आएंगे क्या। डिनोमिनेटर में है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, फिर से वही 1 रुपया है, जैसे 2 बंदे बांट रहे हैं तो 50 पैसे आएंगे एक एक को, वही 1 रुपया बांटने वाले 4 हैं, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी तो 25 पैसा ईच आएगा। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आएगा वो छोटा आएगा। सवाल में बोला है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर रहा है तो जो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी होगा ऑफ कोर्स दैट विल डिक्रीज। आंसर हो गया बच्चे बी, समझ रहे हो। अब यहाँ आप टाइम दे सकते हो, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है, वहाँ पे तो जस्ट क्वेश्चन देखो फटाक से उसका आंसर किया। 5वां क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करना। अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी एसोसिएट करती है। मैंने पहले भी बोला बच्चे, फिर से बोल रहा हूँ, फिर भी बोलूँगा अगर समझ में नहीं आएगा। जो बीयरिंग कैपेसिटी वाला वर्ड है ये शियर फेलियर क्राइटेरियन के साथ लिंक्ड है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो सॉइल है वो शियर में फेल ना करे, या सॉइल सेफली कितने शियर को बियर कर सकती है, तो वो बीयरिंग कैपेसिटी के साथ लिंक्ड है। अच्छा एक आता है यहाँ पे बीयरिंग प्रेशर, तो उसमें बच्चे हम ये बात करते हैं कि हमारा जो सॉइल है वो एक्सेसिव सेटलमेंट में फेल ना करे, तो वो जो परमिसिबल सेटलमेंट हमें स्टैंडर्ड में दिया हुआ है BIS के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा अगर सेटलमेंट होगा तो सॉइल हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो क्या लिखा है इधर, यहाँ लिखा है बीयरिंग कैपेसिटी। बीयरिंग कैपेसिटी किसके साथ होगा चेक करना, ये तो शियर फेलियर क्राइटेरियन के साथ एसोसिएट होगा। तो पहला इसने ऑप्शन देखे रखा है सेटलमेंट फेलियर। बच्चे सेटलमेंट फेलियर आंसर तब होता अगर यहाँ पे वो बीयरिंग कैपेसिटी की जगह बीयरिंग प्रेशर बोल रहा होता, वो तब यहाँ पे आंसर होता, राइट। बाकी C और D ये तो कहीं रेस में है ही नहीं। D तो कॉम्पैक्शन के साथ एसोसिएटेड है और C आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ऑफकोर्स जब हम सॉइल के ऊपर कोई डायनेमिक लोडिंग अप्लाई करते हैं या कोई रोलर चल रहा होता है, इंस्टेंटेनियस जो वहाँ पे सॉइल का थिकनेस या उसका वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कॉम्पैक्शन बेसिकली, राइट। तो मैंने देखो इसका आंसर भी दे के रखा है। जो बच्चे नए हैं या जो काफ़ी समय से अपना तैयारी को छोड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसका
डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया है। एक बात और बोलना चाहूँगा बच्चे, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, देखो खुद आप तैयारी करोगे अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय तक आप तैयारी कर सकते हो, उसके बाद उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपके पास मोटिवेशन है, आप कर सकते हो, देन इट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, बेहतरीन अवसर है, उसके बाद भी अभी और पोस्ट आएंगी, तो प्लीज़ स्टार्ट करो प्रेपरेशन। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारे साथ ही जुड़ो, आप जहाँ से भी कर रहे हो बच्चे, लेकिन प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दो। वी आर हेयर फॉर योर गाइडेंस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सेफ बीरिंग कैपेसिटी इंश्योर्स, हाँ ये वाला अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन चेक करो बच्चे, जो सेफ बीरिंग कैपेसिटी है, सेफ बीरिंग कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, नेट सेफ बीरिंग कैपेसिटी विच इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये जो सेफ बीरिंग कैपेसिटी है ये क्या इंश्योर करती है, ओनली शेयर सेफ्टी, ओनली सेटलमेंट सेफ्टी। शेयर सेफ्टी मतलब सॉइल शेयर में फेल ना करे, इसको बताएगी क्या, या सॉइल सेटलमेंट में फेल ना करे, ओनली भी लिखा है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ, या सॉइल ना तो शेयर में फेल करे ना तो सेटलमेंट में फेल करे। और मैं दावे से बोलता हूँ मोर देन 80% जो जनता है बच्चे, जो क्राउड है, वो सी को हिट करेगा, जो कि गलत आंसर है। अगर यहाँ पे होता नेट एलोएबल बीरिंग प्रेशर या एलोएबल बीरिंग प्रेशर, तो उस केस में हम क्या लेके चलते हैं कि सॉइल ना तो मेरा शेयर में फेल करे ना वो एक्सेसिव सेटलमेंट में फेल हो। इन दैट केस द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। बट बच्चे अभी तो खाली हो रहा है ना सेफ बीरिंग कैपेसिटी, और अभी बताया कि बीरिंग कैपेसिटी जो है वो शेयर फेलियर क्राइटेरियन के साथ एसोसिएट होता है, तो ये इंश्योर करेगा कि सॉइल का शेयर फेलियर ना हो, ओनली शेयर सेफ्टी को ये इंश्योर करेगा। तो मेरा जो आंसर है बच्चे वो ए है, सी नहीं है। समझ रहे बात को। तो हर टाइम जो बोथ वाले ऑप्शन होते हैं ना, बोथ ए एंड बी, वो आंसर नहीं होते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चे। ये मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंट क्लास में अभी आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चे, इफ़ वाटर टेबल राइजेज नियर फाउंडेशन लेवल, अगर वाटर टेबल राइज करता है और वो फाउंडेशन लेवल तक पहुँच जाता है, चेक करना बच्चे, ये फाउंडेशन है इस तरह से, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल राइज करते करते इस लेवल तक पहुंच गया यहाँ पे। नाउ व्हाट विल हैपन, तो जैसे जैसे बच्चे ग्राउंड वाटर टेबल हमारा ये GWT हो गया बच्चे, ग्राउंड वाटर टेबल। तो जैसे जैसे ग्राउंड वाटर टेबल राइज करता है भाई, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है बच्चे, आपने नाम सुना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, सॉइल में एक चैप्टर आता है इफेक्टिव स्ट्रेसेस का। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस आपके कम हो जाएंगे। सॉइल जैसे ही वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि होता क्या है बच्चे, हम बात करते हैं कि जब भी हम बीरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो गामा इंटू DF ये पिक्चर में होता है, गामा यहाँ पे गामा बल्क होता है। लेकिन अगर आप वाटर का भी इफेक्ट लेके चले हो, देन यहाँ पे सबमर्ज, गामा सबमर्ज हो जाएगा यूज, और गामा सबमर्ज तो गामा सेट माइनस गामा W होता है, मतलब गामा सबमर्ज की वैल्यू बचे गामा बल्क से कम होती है। तो एक तो ये इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ये आपने पढ़ा होगा, अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि अलग से ये चैप्टर है बच्चे, इफेक्टिव स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे यूनिट वेट है वो गामा बल्क था पहले, अब वो गामा सबमर्ज आ जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो बीरिंग कैपेसिटी का बच्चे एक इक्वेशन होता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे ग्राउंड वाटर टेबल का फ्लक्चुएशन होगा तो बीरिंग कैपेसिटी में किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इवन जब ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस तक रीच हो जाएगा तो बीरिंग कैपेसिटी कितनी आती है। ये सवाल पूछे हुए हैं, तो वजह इसका आंसर है कि हमारा जो बीरिंग कैपेसिटी होगा वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर टेबल। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को मैं पढ़ देता हूँ, मेरे ख्याल से ये नया होगा काफ़ी बच्चों के लिए, इसलिए पढ़ देता हूँ। व्हेन वाटर टेबल राइजेज नियर द फाउंडेशन, जब वाटर टेबल राइज करता है फाउंडेशन लेवल तक पहुँचता है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, विच इज़ अ की फैक्टर गवर्निंग द शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में आप इफेक्टिव स्ट्रेस भी यूज़ किए होंगे, शेयर स्ट्रेस जब आप निकालते हो C + सिग्मा बार tan phi, राइट। तो होता क्या है बच्चे, वाटर रिड्यूसेस द इफेक्टिव स्ट्रेस, कम हो जाएगा, रिड्यूसेस द सॉइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इन शॉर्ट रिड्यूसेस द यूनिट वेट कंट्रीब्यूशन, मतलब पहले आप गामा बल्क यूज़ कर रहे थे, अब आप गामा सबमर्ज यूज़ करोगे, गामा सबमर्ज की वैल्यू बच्चे कम होती है गामा बल्क से, हैंस जो बीरिंग कैपेसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे एक बीरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन भी होता है, तो अभी हम उतना आगे नहीं पहुँचे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ना ही मैंने सोल्यूशन में उसको ऐड किया हुआ है बच्चे। अगला क्वेश्चन चेक करना, ये AE का सवाल था भाई। अब तुम देखो किस तरह का सवाल आ गया कि ओवरबर्डन प्रेशर, तो ये मेरा
फाउंडेशन था बच्चे। तो मैंने बोला कि हमने यहाँ पे एक पिट खोदा था और दोबारा हमने उस एक्सकेवेटेड सॉइल को यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चे, फिल कर दिया। तो ये मेरा बैकफिल मटेरियल था। तो जनरली यहाँ पे अगर ये डेप्थ, मेरी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन DF है, तो हम बोलते थे कि हमारा ओवरबर्डन कितना है, तो वो गामा इंटू DF के बराबर था बच्चे, दैट वाज द ओवरबर्डन, राइट। है कहीं लिखा हुआ QU, तो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी है, ये आ गया बच्चे गामा इंटू DF। ए में सवाल था ये, समझ रहे बात को, मतलब फ्री के नंबर मिल गए। ये देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बीयरिंग कैपेसिटी कितना लेके चलते हैं बच्चे, 2.5 से 3 होता है कहीं, 2.5 से 3। देखो तो 2 से 3 आप आंसर रिपोर्ट कर दोगे, 2 से 3, 2.5 2 के पास है और 3 तक तो आपको जाना है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रॉस सेफ बीयरिंग प्रेशर। तो ये QS की बात कर रहा है, तो कैसे लिखोगे बच्चे, ग्रॉस सेफ बीयरिंग प्रेशर। तो नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर जो था बच्चे, जो आपने लिखा था नेट अल्टीमेट बीयरिंग प्रेशर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऐसे निकाला था। तो अगर आप ग्रॉस सेफ नाम से तुम समझो, तुम बोल भी रहे हो मुझे से ग्रॉस, तो जब तुम ग्रॉस सेफ बीयरिंग प्रेशर लिखोगे तो जो नेट सेफ बीयरिंग प्रेशर होगा बच्चे, उसमें आप ओवरबर्डन प्रेशर ये ऐड कर दो और ये आंसर मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बच्चे B बन गया। तो ये मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे फ्रेम किए थे, जो अभी हमने टॉपिक किया फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने आपको बेसिकली डेफिनेशन ही बताई सेशन के अंदर, और जिस पे सवाल आ चुका है, AE में भी आया, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में डाला हुआ था, थोड़ा तोड़ मरोड़ के डेफिनेशन के ऊपर सवाल था, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको यहाँ पे समझाया। तो आई होप बच्चे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है जो अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है, सो यू कैन कमेंट इन द वीडियो, और आप अप्रोच भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बच्चे, अगर आप नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट विद मी। सो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।